दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है द म्यूजिक पॉडकास्ट में। आज के हमारे गेस्ट बिल्कुल अलग है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम अपने पॉडकास्ट में म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े काफ़ी लोगों को लेके आते हैं। कंपोजर, सिंगर, म्यूजिक बिजनेस से जुड़े हुए लोग आ चुके हैं। पहले फिल्म डायरेक्टर हमारे पॉडकास्ट में आज आए हैं। ये फिल्म डायरेक्टर बहुत ही डीपली रूटेड है म्यूजिक से, क्योंकि इन्होंने जितनी भी फिल्में की है उनका म्यूजिक बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और म्यूजिक स्टोरी टेलिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। इन्होंने अपने करियर में 13 फिल्में बनाई है। जब मैं आपको इनकी फिल्मों के नाम बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि म्यूजिक कितना जुड़ा है इनकी फिल्मों से। इन्होंने जहर, कलयुग और वोलम जैसी फिल्मों के साथ अपने करियर की शुरुआत की। आवारापन, राज और क्रूक जैसी फिल्मों में अपनी म्यूजिक और डायरेक्टर जर्नी की कंटिन्यूएशन की। उसके बाद इन्होंने जो फिल्में बनाई उनके म्यूजिक ने पूरा दौर ही बदल दिया। और फिल्में हैं जैसे मर्डर 2, आशिकी 2, हमारी अधूरी कहानी, एक विलन और हाफ गर्लफ्रेंड। और आज भी अगर इनके हम सारे गानों को टोटल करें, जो ओरिजिनल गाने और प्लस वर्जन्स हैं, तकरीबन 70 गाने इन्होंने रिलीज़ किए इन 13 फिल्मों में। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इन 70 गानों में से तकरीबन 50 गाने सुपरहिट है। इन गानों ने मिलकर तकरीबन 5 बिलियन ऑडियो स्ट्रीम्स किए हैं और ये गाने उस टाइम से शुरू हुए जब ऑडियो स्ट्रीमिंग होता भी नहीं था। यूट्यूब पे जो ऑफिशियल वीडियोज़ हैं उन पे 10 बिलियन कंसोलिडेटेड व्यूज़ हैं। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट जितने भी प्लेटफॉर्म है जहाँ रील्स बनती है, शॉर्ट्स बनती हैं, उन पे क्यूमुलेटिवली बिलियंस ऑफ व्यूज़ भी होंगे। तो इनवाइट करते हैं ऐसे डायरेक्टर को, फिल्म मेकर को जो म्यूज़िक से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं और जिन्होंने इतना काम किया म्यूज़िक में, मोहित सूरी। तो मेरा जो पहला सवाल मैं सबसे पूछता हूँ कि आप ना, आपके आसपास लाइफ में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए आप एक अलग अलग पर्सनैलिटी हो। जी, वाइफ के लिए कुछ और होंगे, जी। अपने प्रोड्यूसर्स के लिए, फाइनेंसर्स के लिए, टीम मेंबर्स के लिए, फैंस के लिए। बट असली मोहित सूरी कौन है? ये क्वेश्चन जिस दिन आपको वो आंसर मिल जाए, शायद आप वो पर्सनैलिटी रह नहीं जाते हो। क्योंकि जिस दिन आपको ये अराइव आप उस पे पहुँच गए कि आप ये हो, अ, यानी कि आप उससे इवॉल्व हो गए हो, यानी कि आप कुछ और बन गए हो क्योंकि आप अपने आप को पीछे देख सकते हो। मुझे शायद जब आपसे मिलता हूँ, क्योंकि हमारा करियर, हमारी इंटरेक्शन काफ़ी सालों से हो रहा है, तब मुझे कुछ थोड़ी बहुत पुरानी बातें याद आ रही है, पर मुझे लगता है मैं अब तक वो पर्सनैलिटी पहुँचा नहीं हूँ, जहाँ मुझे बनना है। बस मुझे इतना पता है कि कुछ 10-11 साल पहले जब एक फ़िल्म बना रहा था, मुझे देखो, फ़िल्म मेकर एक होता है, जो आप एक प्रोफ़ेशनल रीज़न के लिए आप बनते हो, बट क्यों फ़िल्म मेकर बने हो, आपको शायद उसका जवाब नहीं मिलता। देयर आर अदर वेज़ टू मेक मनी ऑल्सो। आई वाज़न्ट मैंने ऐसे प्लान नहीं किया था फ़िल्म मेकर बनने का। वो एक इट बिकेम समथिंग दैट बाय चांस, मैं मेरे अंकल्स की कंपनी में मुझे एक जॉब चाहिए थी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो समर वेकेशन में शुरू किया था 17 साल की उम्र में, और फिर वहाँ से फ़िल्में आई। पर जब मैं अराउंड मर्डर 2 और आशिकी के टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि व्हाट वाज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये दे रही थी कि उम, ये इंडस्ट्री से, इस दुनिया से आप जो लेके जाओगे, आपको इतनी खुशी उतनी मिलेगी नहीं। आप घर बनाते रहोगे वो सब, पर थोड़ा बहुत जो आप किसी और के लाइफ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, दैट लास्ट्स फॉरएवर। यू विल बी रिमेंबर्ड फॉर व्हाट, नॉट व्हाट यू टेक, बट व्हाट यू गिव। अ, तो शायद वो कहीं न कहीं एक डायरेक्शन, वो पर्सनैलिटी बनना चाहता हूँ मैं, कि जब जाऊँ तो मैं इतने लोगों को कुछ देकर जाऊँ। चाहे वो मेरा आर्ट हो, चाहे वो एक प्लेटफ़ॉर्म हो, चाहे वो एक स्टोरी हो, स्टोरी एज़ इन उनके नैरेटिव में। मैं वो आदमी बनना चाहता हूँ, मैं वहाँ पहुँचा नहीं हूँ, बट आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस टू रीच दैट पर्सन। तो मैं इसको अगर सम अप करूँ तो आप एक एक्सप्लोरर हो, जी, स्टिल एक्सप्लोरिंग, एंड प्लस यू वांट टू गिव बैक। यस। ओके। व्हेन कोई भी आदमी ना अपनी लाइफ को जब देखता है ना, मान लो आप यू आर 43, राइट? आई एम नॉट रॉन्ग। 23 यस। तो जब भी आप देखते हो, आप आज अगर देखोगे तो आपकी लाइफ के कुछ कुछ इंसिडेंट्स आपको याद आएंगे। जी, जो इंसिडेंट्स, एक्सपीरियंसेस और जो सीख है उनसे, दैट मेक्स यू हु यू आर टुडे। टोटली। एंड योर फेलियर्स।
या ऑल ऑफ इट, ये उसमें अच्छी बातें भी हो सकती है, बुरी बातें भी हो सकती हैं, कुछ सक्सेस, कुछ फेलियर। व्हाट आर दोज मोमेंट्स दैट डिफाइंस मोहित सूरी? देखो, सीख तो आप रोज रहे हो। मैंने कुछ 13 फिल्में बना ली है और कुछ 8 अनऑफिशियली 2 फिल्मों बनाई है किसी और के लिए कंप्लीट करने के लिए, और फिर 8 फिल्म में असिस्ट किया है। तो मैंने 20 फिल्म ऑलमोस्ट उन पे काम किया है, और पर मैंने एक चीज़ डेफ़िनेटली देखी है कि हर रोज़ एक क्राइसिस होता है आपके काम में, और आज तक कभी वो सेम क्राइसिस रिपीट नहीं हुआ है। सो सीख यही है कि आप वो क्राइसिस कैसे उस पे इंटरैक्ट करते हो, आप कैसे उस पे रिएक्ट करते हो। कभी-कभी मैंने गलत किया है, कभी सही किया है, कभी टूट गया हूँ, कभी आई हैव आउटशाइन्ड। बट जितना मेरे सक्सेस ने मुझे नहीं सिखाया है, उतना मेरे फेलियर्स ने मुझे ज़्यादा सिखाया है। आई हैव अ गुड, मेरी 8 फ़िल्में चली है, 5 नहीं चली है। पर मैं ये कहूँगा कि मेरी 5 फ़िल्में जो नहीं चली है, उन्होंने मेरे को ज़्यादा सिखाया है। और मैंने सब किया है। ऑनेस्टली तौर से मैंने अच्छी फ़िल्म नहीं चली, वो भी भुगता हूँ मैं। बुरी फ़िल्म चली है, वो भी भुगता हूँ मैं। बट व्हाट आई थिंक, आपको सबसे ज़्यादा जो सीख मिलती है, वो आपको आपके ना सक्सेसफुल होने, आपके स्ट्रगल में ही मिलती है। जब आप सक्सेसफुल हो तो आपको सब, आप जो भी करते हो वो आप सब लोग को सही लगता है। मुझे लगता है कि आज के जनरेशन को एक चीज़ अगर मैं सिखा सकूँ तो ये हो कि जाके वो गलतियाँ करो। लोग इतने डर जाते हैं आजकल कि वो गलतियाँ नहीं करते। जैसे कि एक न्यू एक्टर से काम करो, एक न्यू सिंगर को यूज़ करो, एक न्यू कंपोज़र को काम करो। वर्स्ट केस व्हाट विल हैपन, यू विल फेल। अ, यू माइट फेल विद एन एस्टैब्लिश्ड पर्सन आल्सो। वो दोनों आपको पर कुछ सिखा के ही जाएगा। बट एक चीज रिग्रेट अगर हो, अगर नहीं होनी चाहिए कि गलती अगर हो तो आपकी हो। किसी और की गलती पे आप अगर भुगते, वो आपको ज्यादा हर्ट करेगा। तो जो आई थिंक बेसिकली यहाँ इंडिया में हम जब कुछ गलत करते हो या फेल करते हो तो लोग अक्सर आपको अनसक्सेसफुल मानते हैं। बट इन मेनी अदर प्लेसेस के जब आप फेल करते हो, और पीपल ओन देयर फेलियर्स, क्योंकि उनको लगता है उनका, उन्होंने 4 बिजनेस से जब बिजनेस बनाई है और फ्लॉप हुई है, पर उनको इतना एक्सपीरियंस है कि वो मिस्टेक्स वो वापस नहीं करेगा। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि 4 बिजनेस नहीं चली, इसमें कुछ बात है नहीं। सो आई थिंक व्हाट माय ओनली सीख हैज बीन फ्रॉम द फेलियर्स दैट आई हैव हैड, और वो मैं अपने गले से लगाकर चलता हूँ। सक्सेस आएगा, आज कोई हिट है, कोई दूसरा हिट होगा। नथिंग, success is one thing which will never last, but failure is something which will never ever stay forever. एक्चुअली आपने सही बोला, फेलियर से ज़्यादा सीखने को मिलता है। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन कि आप फेलियर को कैसे लेते हो, जी, है ना? क्योंकि बहुत लोग फेलियर से डिप्रेस होते हैं, टूट जाते हैं। वो तो बोलते हैं यार ठीक है, फेलियर हुआ। but that's a good thing, या कि अगर आप फेलियर से ओके हो तो कुछ प्रॉब्लम है। यू शुड फील अनसेटल्ड, यू शुड फील इनकम्प्लीट। आपको वर्थलेस फील होना ही पड़ेगा, फिर ही आप सक्सेस के लिए स्ट्राइव करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फेलियर आने पे आप रोना, डिप्रेस ना हो। जो आदमी बोलते हैं नहीं मैं फेल हो गया, वो इनडिफरेंट आदमी है, जो फेलियर को आपको से बुरा नहीं लगता है। पर वो भी एक आर्टिस्ट के लिए या एक क्रिएटर के लिए या एक बिजनेसमैन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं उससे खाली उभर के आना जी, इम्पोर्टेंट है। वेल, ग्रेट। तो जनरली ना मैं बहुत सारे सवाल पूछता हूँ, बिकॉज आप पहले फिल्म मेकर आए हो, डायरेक्टर आए हो हमारे पॉडकास्ट पे। तो हमारा एक सेगमेंट है आस्क द गेस्ट। ओके, So we allow people to ask questions to you, सुपर, and most of them are upcoming musicians and other people ओके, who wants to know. तो कुछ सवाल बहुत बेसिक भी हो सकते जी, हैं। जी, प्लीज, So I'll like to take those लव इट। questions and then पहला ही सवाल है कि सर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए अबाउट द अपकमिंग सॉन्ग्स और एक्सपीरियंस विद वायरल लेबल। सो वायरल, एक्चुअली मैं इसका क्रेडिट मेरे दोस्त और पार्टनर विनी ठक्कर को दूंगा, जो उस वक्त यूनिवर्सल में काम करते थे। और उस वक्त यूनिवर्सल एक जानी मानी कंपनी थी जो नॉन फिल्म म्यूजिक कर रही थी। बट उनका, उनके जो मोनोपोली थी वो इंग्लिश गाने में बहुत स्ट्रांग था, और कहीं ना कहीं वो कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी और ऑटो पायलट पे चल रही थी। बट उसकी ग्रीड थी, उसकी सोच थी कि मैं ऐसे ही अपनी सैलरी ना कमाऊं पर और कुछ एक्सपैंड करूं। तो मैंने उसके साथ जब पहले वो सोनी में थे,
एक फ़िल्म में साथ में काम किया था और उन्होंने देखा था कि मैं म्यूज़िक कैसे बनाता हूँ। मैंने राज 2 में उनके साथ काम किया था, तो उसपे काफ़ी राजू सिंह ने गाने बनाया था, तोशी शारिब ने गाना बनाया था, सब और ऐसे ही बैठ के हम लोग ने ऑन द स्पॉट बनाया था। तो ये सीन हाउ आई मेक म्यूज़िक विद न्यू पीपल। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने उस टाइम मुझे ऐसे ही पहले कॉर्पोरेटली बोला कि जैसे तुम ही हो इज़ द मोस्ट हर्ड इंडियन सॉन्ग इन द वर्ल्ड, क्योंकि उस पर एक्सपैंड हो गया था दिस दैट एंड ही सेड आई वांट टू, मुझे नॉन फिल्म म्यूजिक करना है। तो शुरू में मैं भी उनको टेस्ट करा था कि अक्सर लोग ये कहते हैं, पर मैंने बोला मेरी क्या जरूरत है इसमें। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उन लोगों के साथ करना चाहता हूँ जो जिनको वो एक्सपर्टीज और वो एक्सपीरियंस, आई वांट टू पिक योर ब्रेन्स ऑन द एक्सपर्टीज इन द वर्ल्ड। तो आई डिड सम आउट अ बिट कि मैं देख रहा था कि कितने इंटरेस्टेड है, बट मैंने देखा कि वो जेन्युइनली इस कॉज के लिए ड्रिवन है। तो वी स्टार्टेड स्मॉल कि एक विद फ्यू पीपल, पर मुझे ये लगा था कि अगर हमें हमारे 90s में एक ट्रेंड आया था जब नॉन फिल्म म्यूजिक, जब टेक्नोलॉजी चेंज हुआ था और केबल टेलीविजन आया था, और इस वक्त वापस टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा था और यूट्यूब आ गया था। यूट्यूब एंड धीरे-धीरे फिर स्ट्रीमिंग भी आ रहा था। इट वाज जस्ट ग्रोइंग। सो आई थिंक ये टाइम राइट था एंड इट वाज हिज विजन, आई थिंक, बट हिज विजन टू इवन जो मुझे चैनलाइज करने के लिए, एंड देन वी वेंट और फिर हमने ये वायरल शुरू किया। बट ये क्लियरली ये था कि इट विल बी अबाउट द आर्टिस्ट, इट विल बी अबाउट जो आर्टिस्ट को, जिसके पास टैलेंट है, बट ना कि किसी स्टार को कास्ट करके उनका गाना बना दे। और बिकॉज लेट्स गिव इट बैक, मेरा पर्सनल इंटेंशन ये था कि जो म्यूजिशियंस ने मेरे लाइफ को कंट्रीब्यूट किया था, चाहे इनडायरेक्टली कोई दूसरे स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन को हेल्प करे, एंड इट स्टार्टेड ऑफ स्मॉल, बट आई मस्ट गिव इट के ओवर द इयर्स इट टुक अस, एक्चुअली हम लोग को 4 साल लगा टू गेट आवर फर्स्ट हिट, व्हिच वाज लाल बिंदी, आई थिंक सो। 4 साल लगा, ऑफिस चेंज हुआ, मार्केटिंग टीम चेंज हुए, बड़ा किया, मैंने दे यूज देयर क्लाउड विद रेडियो स्ट्रीमिंग, इन्होंने ये काफी पुश किया, एंड देन फाइनली नाउ पीपल आई थिंक आर रियलाइजिंग इट। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट एनीमोर, पर इट वाज वन ऑफ द मोस्ट, ये सच पूछो तो इट मोस्ट एंजॉयबल एक्सपीरियंस अगर जो कहोगे, क्योंकि इट पैसों की बात नहीं थी, ऐसे कुछ पैसे की डील नहीं थी, बट इट वाज मोर के हाउ आप किसी यंग म्यूजिशियन को मेंटोर कर सकते हो, आप उसको डायरेक्शन दे सकते हो। और ये अच्छी ज्यादा मुश्किल है नॉन फिल्म गाने बनाना, बिकॉज फिल्मों में ना हमारे पास एक कैरेक्टर होता है, एक स्टोरी होता है, एक प्लॉट होता है और सिचुएशन होता है गाना बनाने के लिए, एक इमोशन होता है। यहाँ कैसे करें, तो हमने वो क्रिएट करना पड़ता था कि अगर ब्रेकअप सॉन्ग का भी बहुत वाइड ऑप्शन होता है, thousands of breakup एग्जैक्टली songs. इसलिए आप देखो कि द बीटल्स हैव डन अबाउट 14 एल्बम्स, आप शायद 30, आई एम नॉट श्योर, के अपने लाइफ में। हमारे म्यूजिक ने 50-60 एल्बम एक साल में करे, क्योंकि बस स्टोरीज होती है, बट वहां पर म्यूजिशियन जिंदगी जीते, वो हार्ट ब्रेक होता है, वो सक्सेस होता है, और उस पे इमोशन करके गाने एक एक बनाते हो। तो ये नॉन फिल्म गाने बनाना इतना मुश्किल होता है, बट इट वाज एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस इन दैट सेंस। तो आपने मेंशन किया कि आप अपकमिंग इमर्जिंग म्यूजिशियंस के साथ काम करते हो, वायरल जी। में किया आपने। मेरे ख्याल से पहली फिल्म से ही आपने एस्टैब्लिश्ड लोगों के साथ काम करना शुरू नहीं किया था, करेक्ट? दिस इज समथिंग व्हिच यू लाइक। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक्चुअली मैं 21 साल का था जब मैं अपनी पहली फिल्म बना रहा था। तो आई डोंट ब्लेम ऑल द सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर्स, उनको ये लगा कि ये लड़का कैसे फिल्म बना लेगा। तो थे कोई सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने एक गाना मेरे साथ बनाया था, पर उनको ये नहीं लगा था कि मैं कर पाऊंगा। तो आउट ऑफ नो चॉइस मैंने दो यंग लड़कों को मिला। एक था मिथुन, जो नरेश जी का बेटा था और बैकग्राउंड म्यूजिक करता था, बट वो 19 साल का था। और एक था आतिफ असलम, जिन्होंने गाना बनाया था अक्रॉस द बॉर्डर। और मैंने दोनों को मिला के, उनके पास वो रॉक एनर्जी था, बट उनको वो स्ट्रक्चर नहीं था गाने का, और मिथुन के पास वो सब था। और क्योंकि मेरे को सीनियर म्यूजिशियंस की चॉइस नहीं थी, तो मैंने ये एंसेम्बल म्यूजिशियंस का ये कर दिया, वो चल गया। सिमिलरली नेक्स्ट सेम ईयर में दूसरी पिक्चर बनाई, तो ऐसे ही कलयुग। फिर प्रीतम दा के साथ भी
sat down together and he did it and stuff like that. But मैंने फिर भी पाकिस्तान से कैसे या नए लोगों के साथ हम लोग साथ में मिलके and he used to help them out and stuff like we did 2 things. But कहीं ना कहीं वो स्टाइल ही एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था क्योंकि इतने लोग मेरे साथ काम नहीं कर रहे थे. बट वो स्टाइल ही एक वैसा बन गया. इट वाजंट कि मैंने कॉन्शियसली ये डिसाइड किया कि मुझे कोई एस्टैब्लिशमेंट. आई वर्क विद प्रीतम एंड आई एम फ्रेंड्स विद मोस्ट ऑफ देम. बट और अक्सर क्या होता है ना, जब मैं फिल्म लिख रहा हूँ मुझे मेरे गाने अगर आप देखो दे नॉट लाइक, लोगों को ये रहता है कि लिपसिंग गाने ही चलते हैं. तुम ही वाज नॉट लिपसिंग, वो लम्हे बातें वाज नॉट लिपसिंग, गलिया वाज नॉट लिपसिंग. All my 3 hit songs are not lip sync songs. But वो एक स्क्रीन प्ले और स्टोरी प्रोग्रेशन में यूज होते हैं. तो जब मैं लिख ही रहा हूँ तो मैं अपने गाने कंपोज करना शुरू कर देता हूँ. मुझे अक्सर शेखर मिलता है जो परफ्यूम विशाल शेखर बोलता है कि तेरे तो गाने हो गए होंगे ना, क्योंकि तो ऐसा रहा सर स्टोरी हो गई तो. बट बिकॉज आई डू इट इन दैट प्रोसेस. और उस वक्त मैं ये गाने सुनता हूँ तो आई स्टार्ट मेकिंग इट लाइक दैट. बट ये कॉन्शियस डिसीजन कभी ये नहीं था कि मुझे कोई. आई लव ऑल ऑफ देम. आई लव अ फैन ऑफ मोस्ट ऑफ द जो सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर्स है. बट आउट ऑफ द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द बिगनिंग और बाद में जस्ट के एक स्टाइल ही बन गया, एक वर्किंग स्टाइल बन गया. एंड आपने ही शुरू किया था मल्टी कंपोजर फिल्मों में लेना? जी, आई थिंक विशेष में फॉर श्योर अनुराग प्रीतम के साथ कर रहा था. बट मैंने आई मीन उस वक्त पे क्योंकि मेरे साथ वो सीनियर कंपोजर्स काम नहीं कर रहे थे तो मैं पाकिस्तान से गाने लेके आ रहा था. देयर वाज नो कॉन्शियस डिसीजन टू वर्क विद हिम. सो मैं एक्चुअली इससे एक और चीज सीख रहा हूँ, और अब काफी इंटरव्यूज मैंने किए हैं और ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती है. एंड आई एम 100% श्योर अबाउट दैट कि प्रॉब्लम्स एक्चुअली अपॉर्चुनिटी होती है. Obviously, always. Because I've heard so many stories that there was a problem. Yeah. किसी ने उसको प्रॉब्लम नहीं समझा, अपने काम पे फोकस किया, एंड दैट बिकेम अ सक्सेसफुल फॉर्मूला मच लेटर कि यार ये नहीं हुआ था इसलिए ये हुआ. अगर वो हो जाता तो ये होता ही नहीं. Like for the first time, हम लोग ने बोला में वो बातें रीमिक्स किया था जो रेज हो गया था. उस वक्त 5 गाने मिनिमम एल्बम में होने थे और पिक्चर में मेरे सिर्फ 4 थे. तो मुझे एक और गाना नैरेटिव में घुसाना नहीं था. लकीली उस वक्त मैं 21 साल का था तो नाइट क्लब में जाता था और मैं हमेशा देखता था कि रात को लोग लेटेस्ट गाने रीमिक्स करके बजाते थे. उस वक्त ट्रेंड ये था टेलीविजन पे कि पुराने गाने रीमिक्स होके आते थे. तो मुझे याद है कि मैंने एक नॉन फिल्म डीजे को पकड़ा था जिसका नाम था सुकेतु, क्योंकि उसका भाई मेरे साथ कॉलेज में था और उसके थ्रू उसके कांटेक्ट करके मैंने उसको बोला मैं वो बातें दिया था रीमिक्स करने, ताकि एक फिफ्थ प्रॉब्लम ये था कि गाना ऐड करना था. पर मैंने बोला एक रीमिक्स करो. मुकेश जी ने बोला मेरे पास बजट नहीं है, तो मैंने वो 60,000 रुपए में वो वीडियो शूट कर दिया. हाफ द पीपल जो इस वीडियो में ऐड करे मेरे असिस्टेंट है या मेरे स्पॉट बॉय है या मेरी यूनिट है. नागरा भी नहीं था सेट पे. हम लोग ऐसे एक स्पीकर से वायर लगा के रोड पे बजा रहे थे और क्योंकि कोई हमें जानता नहीं था ऐसे लोग नाच रहे थे. बट प्रॉब्लम ये था कि गाना ऐड करना था और वी डिड हैव अ बजट, तो वी वेंट टू अ नॉन फिल्म पर्सन टू मेक इट. और वो गाना बन गया, became a range and started my career as the level of music that I had to make for the film. वो 60,000 रुपए अगर स्टॉक मार्केट के हिसाब से 10,000% रिटर्न. Exactly. तो अभी भी आपने बहुत सारी फिल्में की है जिसमें बहुत सारे नए लोगों को यूज किया. इनफैक्ट अंकित भी जब आपने यूज किया था, दैट वाज हिज फर्स्ट. I don't know whether you know this, but ये consciously करता हूँ मैं. हर फिल्म में एक नए आर्टिस्ट जानबूझकर डालता हूँ. Okay. हर फिल्म में I put one either music composer or singer, I put one person new. एंड आप स्काउट कैसे करते हो? अब लोग हैं कुछ लोग जो मेरे साथ काम करते हैं. आई एक्चुअली शायद एज अ डायरेक्टर में शायद एक ही, आई डोंट नो अदर पीपल, बट आई हैव अ म्यूजिक एडी, क्योंकि मैं बहुत एनल हूँ अपने म्यूजिक के बारे में. क्योंकि पर मेरा मानना है कि एक न्यू कमर को ऐड करने से ना, मुझे अक्सर क्या होता है ना सक्सेस के साथ अरसम, आपके कान जमीन पे नहीं रहते. आप जो बना रहे हो वो रूम में बना रहे हो, बट जो लोग नीचे जो ऑडियंस पे सुन रहे हैं वो अलग गाने सुन रहे हैं. बट बाय कीपिंग वन न्यू पर्सन आपके मिक्स में डालने से और वो आदमी से कनेक्ट करने से आपके पूरे एल्बम का टेस्ट चेंज हो जाता है. तो वो मैं जानबूझ के इंटेंशनली करता, चाहे एक वॉइस हो, चाहे वो एक कंपोजर हो या कुछ हो, या लिरिक राइटर या सिंगर हो. सो आई ट्राइड, जैसे कि मलंग में भी वेद वाज अ न्यू गाय. ये अलग बात है कि उसने बहुत
काफी सालों से स्ट्रगल किया था, बट मुझे एशकिन ने प्ले हाफ गर्लफ्रेंड के प्रमोशन के टाइम गाना सुनाया था कि ये गाना अच्छा है, मैंने ये गाया है। मैंने बोला तू छोड़ दे, मुझे ये गाने वाले का नंबर दे बिकॉज मेरे को वो गाना इतना अच्छा लगा था, इट वाज अ वेरी डिफरेंट स्क्रैच एंड ऑल। बट आई एम जस्ट सेइंग इज देयर इज द प्रोसेस इज देयर कि लोग हैं जो आपको सुनाते रहते हैं, बट मोर देन एनीथिंग एल्स तासिम, आपको आपके कान भी नहीं, आपके दिल और को भी खुला रखना पड़ेगा। डर लगता है टू वर्क विद समथिंग न्यू, फियर ऑफ फेलियर रहता है कि ये चलेगा नहीं चलेगा, बट आप जब आपको कोई गाना अच्छा लगता है, जब आप एक्चुअली उसको अच्छा आप काम नहीं कर रहे हो ना, वो गाना अच्छा होता है। और ये मेरे को सवाल एक्चुअली इसलिए भी पूछना है अगला वाला कि आई नो अबाउट लिटिल बिट अबाउट, जैसे आपके कुछ गाने हिट हुए तो बहुत जो नए लोग आपको गाने भेजते भी हैं तो बहुत बार ना वो सिमिलर गाने भेजते जी हैं, टोटली, बाप रे। है ना? और आप हमेशा ये बोलते हो कि यार ये तो मैं कर चुका हूँ, जी सेंड मी समथिंग न्यू, करेक्ट? तो अगर मान लो कोई सिंगर, अपकमिंग सिंगर, कंपोजर, लिरिसिस्ट, सिंगर सॉन्ग राइटर है जो ये पॉडकास्ट सुन रहा है, देख रहा है, if he or she feels that they have something great for you, so A, how can they reach out to you? B, what should they do and not do which doesn't waste your time and which might give them a chance or an opportunity as well? I am willing to share my email address completely. I have an email account just completely kept for music. मैं फ़ोन नंबर इसलिए नहीं देता, नहीं तो बहुत नंबर Correct. आ जाएँगे। तो माय ईमेल इज़ जो मैं चेक करता हूँ, और मैं हर गाना चेक करता हूँ। मेरा और ऑनेस्टली मेरा टिप यही रहेगा कि लोग अक्सर मुझे ये फ़ोन करके बोलते हैं, "सर मैंने आपके लिए आपके टाइप का गाना बनाया है।" मुझे खुद अपना टाइप पता नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो अगर तो कभी-कभी क्या होता है, मेरा मानना ये है, यू कैन डू बी सक्सेसफुल बाय इमिटेटिंग जो आजकल का ट्रेंड हो, मे बी, बट दैट विल बी टेम्परेरी। इफ यू वांट ट्रू सक्सेस जो आपको लॉन्ग करियर्स देगा, आप वो गाना बनाओ जो आपको लगता है अच्छा है। शायद टाइम अर्ली हो, शायद टाइम लेट हो, but कभी ना कभी टाइम राइट होगा, और जब आपका वो स्टाइल पकड़ पसंद आएगा, वो बहुत लंबा चलेगा। Correct. एंड द क्लासिक एग्जांपल इज मिथुन, या ऑल ऑफ देम जो जिन्होंने भी मुझे गाने दिए हैं, वो उन्होंने ये नहीं बना कि आजकल का ट्रेंड ऐसा चल रहा है। उन्होंने गाने बनाए और बहुत ऑनेस्टली जो उनको लगता है वो अच्छा गाना है। एंड मैं बोला कभी कभी नहीं एक्सेप्ट होगा, बट अगर वो भी ना हो, यू शुड नॉट गेट डिसहार्टेंड, क्योंकि अगर आप देखो म्यूजिक का ट्रेंड है, जैसे फिल्मों में एटलीस्ट, जब आप अगर आज अप्रूव करो तो पिक्चर 1 साल बाद रिलीज होने वाली है। कितना ट्रेंड चेंज होने वाला है, तब पता नहीं क्या होगा। बट इफ यू मेक अ सॉन्ग जो आपको लगता है हर टाइम में हिट होगा, या आपको अच्छा लगता है, हिट बहुत बहुत सब्जेक्टिव बात है ऑनेस्टली तारसम। मैंने आज तक कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर को ये नहीं बोला कि मुझे ब्लॉकबस्टर गाना दे। मैंने हमेशा सिचुएशन पे ही गाना बनाया। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है कि मुझे ये गाना अच्छा लगा, अभी इसको सिचुएशन में घुसाओ, मैंने अभी तक नहीं किया है। बट जैसे कि सुन रहा ना तू पिक्चर में नहीं था, पर वो गाना सडनली मैंने सुना था और मुझे लगा था ये इतना एप्ट है फिल्म के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा, तो और लोगों को अक्सर लगेगा कि बट दैट वाज मी नोइंग माय फिल्म एंड कनेक्टिंग टू अ सॉन्ग। तो जब अंकित काफी बार ये कहता है कि मैंने कितने लोगों को सुनाया था, बट उनके लिए वो राइट नहीं था। Correct. मेरी फिल्म में वो जच रहा Fit था, रहता है। पर अंकित ने अपना स्टाइल चेंज नहीं किया कि सडनली अभी काम करते कि एक डांस गाना बना देते या कुछ बना देते। वो शायद चल भी जाता, बट ही वुड नॉट बी वेयर ही इज टुडे। ट्रू, ट्रू। तो आप ये बोल रहे हो कि इंसान अपनी ओरिजिनलिटी शेयर करे, जी, है ना? एंड इन द बेस्ट फॉर्म पॉसिबल। अपने आप को शेयर करे जहाँ आप हो, बिकॉज इफ पीपल लव योर वर्क विल डू वेल, बट इफ पीपल लव यू, दे विल लव ऑल द वर्क यू डू। ओके। अगला सवाल है कि इमरान हाशमी के साथ कोई कोलैब आने वाला है? मैं इमरान हाशमी के साथ जब वो मुझे फोन करे, मैं एक दिन में जाके उसके साथ काम करूँ, क्योंकि देखो एक्चुअली इमरान और मैं सिर्फ एक्टर और डायरेक्टर नहीं है, वी आर कजन्स। और कजन्स भी वो जो बचपन में वो एक कजन होता है जिसके साथ सारी अब दोपहर में फिल्में, हॉरर फिल्म देखो साथ में, या सारे, तो हमारी एजुकेशन और सिनेमा जो भी थोड़ा बहुत बोल सकते हैं हैज बीन टुगेदर। माय सिस्टर ग्रू अप इन हिज हाउस, तो हम लोग वो क्लोजेस्ट कजन्स थे जो साथ में फिल्में देखते थे। तो अगर कोई सीन का अगर मुझे पर्सपेक्टिव है, उसको भी वो सेम पर्सपेक्टिव है। तो अगर एक डायरेक्टर और एक एक्टर का सेंसिबिलिटी अगर किसी का मैच हो, उससे ज्यादा मेरा और इमरान का उससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। वो अलग बात है कि हम बायोलॉजिकली रिलेटेड है, बट
इमरान के साथ प्रेशर भी ये आ गया कि अगर उस इफ अगर द रोल इज नॉट, मैं दूसरे एक्टर्स को शायद झूठ बोल सकता हूँ कि ये रोल तेरे लिए बेस्ट है, पर इमरान को ये नहीं बोल सकता जब तक वो रोल उसके लिए बेस्ट है। तो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली माई एल्डर ब्रदर, वो मेरा पहला हीरो भी रहा है, मेरा फर्स्ट हीरो भी रहा है, और मैंने उसके साथ सबसे ज्यादा फिल्में भी की है। तो अभी इमरान के साथ तो एटलीस्ट वो ट्यूनिंग ऐसे हो गई कि मुझे वीडियो से उठ के उससे जाके शॉर्ट मैं दूर इशारे में भी उसको बता सकता हूँ कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पर उसी में डर ये है कि वो भी मुझे इतना समझ सकता है। तो टिल आई डोंट हैव समथिंग जो जो मैं कुछ उसकी लाइफ को ऐड कर सकता हूँ। बट इमरान का अगर आप पूछो तो लोग अक्सर कहते हैं कि उसके साथ उसका म्यूजिक कितने उसके गाने, इमरान बेचारे ने कभी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं किया अपने म्यूजिक में। वो एक आदमी, वो पर उसको ये था कि मुझे गाने भेज दो अगर लिपसिंग है एक दिन पहले, ताकि मैं लिपसिंग सीख लूं, और उससे बेटर लिपसिंग मैंने किसी को देखा नहीं। आज तक मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है, पर वो इतना अच्छा लिपसिंग कर लेता है, ही मेक्स द सॉन्ग बेटर। बट वो कभी ऐसा नहीं था कि ये गाना मेरे लिए अच्छा है बुरा है, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट उसको सबसे अच्छे गाने मिलते हैं। वो कभी वो ओवर ओवर एनालाइज नहीं करता है। मुझे याद है उस इमरान वैसा एक्टर है कि जो आप उसको बोलो करने के लिए उसका कोई डिस्कशन नहीं, बिकॉज उसको ये मानना है कि डायरेक्टर नोज बेस्ट, एंड दैट्स ब्रिलियंट टू वर्क विद हिम। तो अगर किसी के पास बजट्स हैं बहुत अच्छे तो प्लीज मोहित से कांटेक्ट करें, मोहित और इमरान एक साथ काम करेंगे। ओके, गाना भी अच्छा होना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। अगला है कि प्रीतम, के सर और इमरान लेजेंडरी कॉम्बो है, आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी थी, व्हाट वाज इट लाइक? वो वक्त इतना सेटिस्फाइंग होता था अवतार सिंह, वो प्रीतम का स्टूडियो, वो के सर से मिलना, वो गाना जाके शूट करना। कुणाल देशमुख भी एक फिल्म बना रहा था उस वक्त में, मुझे याद है वो गाना आवारापन में फिट नहीं हो रहा था, मैंने कुणाल को बोला था ये गाना बहुत अच्छा है, मेरी फिल्म में फिट नहीं हो रहा है, तो ही यूज्ड इट इन जन्नत। अ, वो वक्त इतना अच्छा था, इट वाज द मोस्ट फ्रूटफुल एंड वेरी पॉजिटिव टाइम कि हम एक दूसरे का गाना सुनते थे, एक दूसरे से वाइब करते थे। ये वो सब नहीं था कि ये डायरेक्टर क्या बना रहा है, बिकॉज कुणाल हैड आल्सो असिस्टेड मी। तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट फ्रूटफुल एंड एंजॉयबल टाइम, एंड आई थिंक वो वक्त था जब मेरा, आई वुड एक्चुअली से मेरा म्यूजिक एजुकेशन वो टाइम पे हुआ, बिकॉज विद प्रीतम दा, वो जो स्टूडियो में प्रोग्रामर्स बैठे रहते थे, लिरिक राइटर बैठे रहते थे, वो जैमिंग, वो उनके साथ बात करना, वो दोस्ती, वो म्यूजिक बजाना, वो दैट वाज द मोस्ट एंजॉयबल टाइम टू मेक म्यूजिक इफ यू आस्क मी। क्योंकि उस वक्त हम लोग ये वो प्रेशर भी नहीं था कि हिट होगा या फ्लॉप होगा, हमको सिर्फ अच्छा काम करना था वो टाइम पे। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट टाइम, और वो उस वक्त हम लोग मुझे याद है एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा याद है। हम लोग एरिक की स्टूडियो, एरिक है एरिक जो पिल्ले। जो हमारे गाने मिक्स कर रहा था, और उस टाइम हम लोग गाने बैठ के बना रहे थे रात को एज यूजुअल। आपको पता है वो टाइम पे प्रेशर कितना रहता है, क्योंकि प्रोड्यूसर को अपना मास्टर चाहिए और प्रीतम दा टाइम के पीछे है। पर उसी वक्त में हम लोग लेट नाइट काम कर रहे हैं, और एक असिस्टेंट हमारा फोटोग्राफ ले रहा है, और प्रीतम दा टर्न्स एंड सेज, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो तू? तो इसे नहीं नहीं, मैंने एक फोटोग्राफ देखा था ऋषिदा और आर.डी. भगत साहब का, जैसे तो मैं भी ऐसे फोटो ले रहा हूँ। तो प्रीतम हंसने लगा, इसे तुमको लगा हम ऋषिदा आर.डी. भगत है? और वो असिस्टेंट को था, वो असिस्टेंट था अरिजीत, एंड ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ द कैमरा। एंड आई फाउंड दैट फोटोग्राफ, दैट मोमेंट रिसेंटली, I'll share that with you. And we were all laughing at that time, क्योंकि हम लोग को ये कभी नहीं लगा उस टाइम, हम लोग सब we were liked but we were not popular. हाँ, पॉपुलर सक्सेसफुल नहीं थे इस यहाँ लेवल कुछ पे, नहीं हाँ। थे। और यहाँ महाड़ा में एक छोटी सी स्टूडियो में, जहाँ पर पार्किंग भी नहीं होती थी, वहां बैठ के लेट नाइट को हम लोग म्यूजिक मिक्स कर रहे थे प्रेशर के साथ। बट today that photograph is probably worth a lot, because it was a great moment at that time and taken by Arijit, and he was time assistant, he didn't even know if he wanted to sing at that time. Correct. So that's what I can define that phase as. एक्चुअली अगर लोग ये सीख पाए इन बातों से कि आपसे भी बहुत लोग मिलते हैं, मेरे से भी मिलते हैं, और सब लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं। हर आदमी चाहता है कि कोई किसी पे हाथ रख दे, कहीं कुछ गाना मिल जाए, ये मिल जाए, और कोई फार्मूला पता चल जाए कि कैसे हिट हो, कैसे सक्सेसफुल हो। बट मोमेंट्स लाइक दिस एक्चुअली मेक्स यू हु यू आर।
राइट? जो आप Totally. लोग उस टाइम आप लोग हिट गाना बनाने की तो कोशिश बिल्कुल नहीं नहीं। कर रहे थे, या आप लोग सुपर सक्सेसफुल इतने करोड़ आएंगे, इतने मिलियन व्यूज आएंगे, कोशिश नहीं कर रहे थे? असल में उस टाइम तो म्यूजिक का हम लोग को प्राइस भी नहीं, आई मीन आई रिमेंबर द प्रोड्यूसर वाज रिलीजिंग वो म्यूजिक, तो आप कमीशन पे रिलीज हो रही थी वो टाइम पे, क्योंकि हमारी फिल्में इतनी छोटी होती थी। इमरान भी न्यूकमर था, मैं भी न्यूकमर डायरेक्टर था, प्रीतम ने धूम की थी, बट तो मुकेश जी ओन्स ऑल दैट म्यूजिक, क्योंकि कितनी अच्छी बात है। एग्जैक्टली व्हिच इज ऑल दैट म्यूजिक, क्योंकि उस वक्त पे we were not getting money for the music at that time. I think digital आया नहीं था, पायरेसी बहुत थी, तो उस टाइम द म्यूजिक इंडस्ट्री स्लम्प पे जा रही थी। तो मुकेश जी ने बताया इंस्टेड ऑफ गेटिंग लेस मनी मैं तो कमीशन पे रिलीज कर लेता हूँ। बट द फैक्ट इज वी वो दैट्स व्हाई वी फेल्ट कि म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, True. बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग मनी फॉर इट। समवेयर उसमें एक ऑनेस्टी होती है। Correct. क्या हम अगला सवाल है कि क्या हम तनिष बागची और प्रीतम दा के सॉन्ग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी अगली मूवीज में? मुझे प्रीतम दा नहीं, क्योंकि वो पूरे एल्बम करते हैं, बट आई एम वर्किंग विद तनिष, सचिन, जिगर, वो सब एंड ऑल दैट। तनिष मुझे लगता है बहुत बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर है। पर्सनली यू आस्क मी, मैंने उनके साथ 2 बार काम किया है। और तनिष सिर्फ आई जेन्युइनली मैं उसको हमेशा ही बोलते रहता हूँ कि नॉट दैट आई लव हिज रीमिक्सेस जो बहुत अच्छा करता है, बट मुझे लगता है उसमें वो कोई कोई म्यूजिक डायरेक्टर है जो एक एक गाना कर सकते हैं, बट द वेरी फ्यू जो एक पूरा एल्बम कर सकते हैं। एंड तनिष्क इज वन ऑफ देम आई थिंक। उसमें वो इमोशनल सेंस भी है, वो फंक भी है, वो डांस सब कुछ कर सकता है। इफ ही पुट्स हिज फोकस इनटू समथिंग, आई थिंक तनिष्क कैन डू मैजिक। आई थिंक आई थिंक वो पॉडकास्ट पे भी आए थे, उन्होंने ओरिजिनल भी इतने अच्छे अच्छे गाने कितने किए, अच्छे दिए यार। बट अनफॉर्चुनेटली वो टैग जब लग जाता है ना आपके ऊपर तो लोगों को दिखता नहीं है। जनरली वो रिमिक्स का एक टैग लग जाता है, बट ही हैज डन अमेजिंगली सक्सेसफुल एंड ब्यूटीफुल ओरिजिनल कंपोजिशन। आई थिंक मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जो प्रीतम दा के पास है, या विशाल शेखर या किसी सचिन शेखर हैज दैट आल्सो। आई थिंक होल एल्बम ऑनेस्टली तारसिम एक मैराथन है, और एक एक गाना एक स्प्रिंट है या एक फेज है। और वो मेंटालिटी स्लोली स्लोली करके एक एक गाना करके पूरा एल्बम करने के लिए यू हैव टू बिकम, वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर बनने की जरूरत है। कि जब टेरेन चेंज होता है, जैसे लाइक द स्क्रिप्ट, या पर सॉफ्ट होना है या पर ये होना है, और वो थोड़ा थोड़ा करके वो पहुंचना है जो इसमें है। पर मुझे लगता है तनिष्क अपने आप को इतना टेस्ट नहीं कर रहा है। आई विश अभी और गाने आए जी। और मजा आएगा। ओके, अगला सवाल है कि मलंग फिल्म का गाना चल चल घर चले एक मास्टरपीस है, कोई बैक स्टोरी शेयर कर सकते हैं? तो मिथुन के साथ हर द मैं 2003 से मिथुन के वही स्टूडियो में जा रहा हूँ, एंड उसमें बहुत चेंज आया है। फ्रॉम उसकी फेथ भी चेंज हुई है, फ्रॉम अ अंडर कॉन्फिडेंट बॉय टू व्हाट ही इज टुडे। ही इज एन एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल पर्सन जो, और मैंने उसे सारे फेजेस देखे, और वो सारे, तो हर उसके साथ इंटरेक्शन पर मेरा एक चीज उसका कांस्टेंट रहा है। मैंने हमेशा उसको कहा है कि मैं हमेशा तेरे स्टूडियो में आके बैठूंगा, तू कभी मेरे पास मत आ, क्योंकि वो जगह कहीं ना कहीं हम लोग दोनों के लिए इट्स कनेक्टेड टू अ लॉट ऑफ इमोशन। तो उसके साथ हमेशा एक बात ही होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। और मैंने उनको कहा था कि मुझे, और लोगों को अक्सर लगता है कि हम लोग दोनों बैठते तो सोचते होंगे इससे बेटर एक और तुम ही हो। कभी मैंने वो नहीं कहा है। इनफैक्ट वो मुझे आके कहता है कि लोग मुझे आके कहते हैं एक और तुम ही हो बना दे, एक और बंजारे को घर बना दे, ऐसा ऐसा सेम गाना रिपीट करने। इसे मोहित तूने आज तक कभी ऐसा नहीं बोला, बट अदर पीपल से इट। मैंने उसको ये कहा कि देखो, चाहे मैं, एंड उसके साथ कहीं ना कहीं मेरा म्यूजिक इज ऑलवेज कनेक्टेड टू मेरी जो पर्सनल ग्रोथ भी है। तो मलंग में आई हैड माय फर्स्ट चाइल्ड, वो सब। मैं एक्चुअली गोइंग बैक अ बिट, जब मैं शादी करने वाला था तो मैंने जाके पहले मिथुन को बोला कि, और उस टाइम विलेन बन रही थी, तो मैं बोला मिथुन बाय द वे मैं शादी करने वाला हूँ। तो ही टर्न्ड एंड सेड क्यों? तो आई सेड नहीं यार, Honest reaction. बिकॉज उसको कभी लगा नहीं था मैं वो टाइप था। तो मैंने बोला नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है अभी मुझे घर जाने के लिए रीजन चाहिए। तो उसने फिर वो गाना बनाया कि जिससे बंजारे को घर, अच्छा, that's made on दैट्स this. ऑन दिस थॉट। Wow. सिमिलरली अभी जब मैं उसको मिल रहा हूँ तो वो अक्सर एक्चुअली म्यूजिशियंस रात को ही काम करते हैं, पता नहीं क्यों।
बट मैं अभी रात तो मैं जब मिल रहा था ही मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम आजकल जल्दी घर भागना चाहते हो। पहले मैं बोलता था कि तुम अभी दिस वाज ड्यूरिंग मलम। तो ऐसे नहीं यार, मुझे कहीं न कहीं अभी ऐसा लगता है कि घर जाओ, अभी बच्चा है, आई वांट टू कम बैक होम। मुझे गान तो ऐसे थॉट ये गाने का ऐसा होना चाहिए कि जब नॉट ओनली मी बट इवन जो एक आदमी है जो रोज़ काम पे जाता है, धक्के खाता है ट्रेन में, लोकल ट्रेन में, बस में अपनी फैमिली के लिए, जब वापस घर पे आता है और उसकी बीवी उसके लिए रुकी है और उसको ये सिर्फ आता है चल घर चलते हैं और अपनी दुनिया में वो उसकी वेयर ही इज़ लव्ड द मोस्ट। वाह! एंड दैट वाज़ जस्ट द थॉट। मैंने बोला वो डोंट मेक अ सॉन्ग ओनली मेरे लिए या कोई यंग यूथ के लिए, बिकॉज़ ये थोड़ी-सी इट्स अ बॉय एंड गर्ल हू've लॉस्ट अ चाइल्ड बट दे वांट टू हैव अ फैमिली ऑफ देयर ओन। तो आई थिंक आपके ही इज समबडी जो ना ओवर द टाइम हैज मेड म्यूजिक कीपिंग माय इमोशनल ग्रोथ आल्सो इन माइंड। तो दैट्स नाइस एक्चुअली। या मिथुन जब आएँगे पॉडकास्ट में उनसे पूछेंगे, उनका प्रोसेस भी बहुत यूनिक है ना गाना जी, बनाने का। आई डोंट नो एक-एक हाउ इट लाइन इज विद अदर्स बट हाँ, मेरे साथ ऐसा है वो। और ऐसे भी वो एक-एक लाइन लिखते हैं, जी, गाते हैं या जी। गवाते हैं, फिर देखते हैं। अब आपको और कौन से एक्सपीरियंसेस ऐसे याद आ रहे हैं गाने बनाने के अपने, जो सबसे यूनिक है और हर हर जो मेरा गाना जो बहुत चला है उसमें एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा है। जस्ट एंड ये मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि वो गाने चले हैं, बट कहीं ना कहीं वो बीच में उस हर गाने की एक स्टोरी होती है। जैसे हम लोग जब वो लम्हे वो बातें गा रहे डब कर रहे थे और आतिफ असलम वहां से आया था पाकिस्तान से, वो भी 19 साल का था और आया भी गणपति के फेस्टिवल के टाइम, यू नो, फॉर अ पाकिस्तानी कमिंग ड्यूरिंग। और मुकेश जी ने उनको जुहू होटल पे रखाया था जहाँ पर सबसे ज्यादा विसर्जन होते हैं। और जब हम लोग गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो सडनली बारिश शुरू हो गई थी, तो उसके भाई शाहबाज ने कहा था कि ये गाना बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि जब भी ये बारिश होती है ये गाना बजता है बारिश होती है। तो मैंने बोला ये ऐसे कैसे है, पर गाना ऐसा हो गया। पर वो रिकॉर्डिंग में ही हमको पता लग गया था ये गाना बहुत अनयूजुअल था। हालांकि बाहर लोगों को ये आवाज आवाज समझ में आई नहीं थी, बट हर एक गाने में एक कुछ ना कोई एक इमोशनल स्टोरी अटैच्ड होती ही है, चाहे वो तुम ही हो चाहे वो कलिया हो। सो एवरी सॉन्ग हैज अ स्टोरी लाइक दिस। एंड इफ आई स्टार्ट द स्टोरी ये पॉडकास्ट ही खुद के 2-3 पार्ट बनाने पड़ेंगे। बट ऑनेस्टली तरह से मुझे व्हाई आई लाइक मेकिंग म्यूजिक एक्चुअली ये सब, ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये शायद इज ऑलमोस्ट लाइक मेकिंग अ फिल्म बट एक छोटे पीरियड के लिए 1 महीना चलता है। और कहीं ना कहीं वो जो एक म्यूजिक इज द मोस्ट इमोशनली फुलफिलिंग क्योंकि उसका प्रोडक्ट इमीडिएटली आ जाता है और इट्स नॉट, और कहीं ना कहीं यू नॉट वेटिंग फॉर द ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स है कि कितने कलेक्शन हुए। वो गाना पता लग जाता है कि जब सब लोग को अच्छा ट्रू, लगता ट्रू, है। ट्रू। एंड व्हेन अ सिंगर कम्स इन, जैसे आतिफ केम और अरिजीत केम और अंकित केम और राहत साहब केम, जब वो आके गाने पे जो एक ऐड करते हैं, वो फीलिंग, अगर आप पूछो तो मैं एक चीज जो डेफिनेटली मिस करता हूँ, वो जो सेशंस हो गए। स्टार्टिंग में जो रिकॉर्डिंग रूम में जो सिंगर आके गाता था, ना कि वो किसी के कंपोजर के घर में, वो सेशन में बहुत मिस करता हूँ। कि मुझे याद है जब आतिफ आया था, उसके जल बैंड ने भी वो एंड का आलाप किया था, तो उसने कहा था कि नहीं नहीं मैं कुछ और करता हूँ। तो मिथुन ने कहा क्या करने वाला हो? इसे मुझे पता नहीं, मैं कुछ करने वाला हूँ। और वो एंड का आदत का कोड़ा जो उसने तिन 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 और मैं याद है मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में खड़ा हो गया और मैं ऐसा ऐसा हो गया। वो वन टेक था, नो ट्यून नो ब्रेक, वो वन टेक था। उसके बाद ऑब्वियसली हम लोग दोनों नए थे तो बोला वन मोर वन, पर वो वन मोर हुआ ही नहीं। वो ट्राई किया पर वन उसका टेक में वो काम हो वन गया। टेक वो ऐसा था। बट दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट elevating experience. So everything, I mean, all sessions have like things like Suketu. Aaj tak he's never charged me a rupee for any remix, या फिर going to any coming for any event or anything, because it we have a magical relationship aaj bhi. So I think all these every hit song has a story, because I think every story leads to a hit song. तो जैसे ये इंटरेस्टिंग कोई एम्बैरेसिंग स्टोरी है? नहीं यार, एम्बैरेसिंग भी था एक काफी कुछ हुआ भी।
मुझे लगता है एक्चुअली म्यूजिक इंडस्ट्री में ज्यादा एज आई वुड से प्रैंक्स और ये कंट्रोवर्सी होती है, लोगों को पता नहीं लगता क्योंकि वो इतने आगे नहीं, पर्दे पे नहीं है बेसिकली। ज्यादा एक बहुत सीनियर सिंगर एक गाना गा रहा था, हम लोग कृष्णा ऑडियो में रिकॉर्ड कर रहे थे, और गाने के बीच में हमको पता लग गया कि ये इस गाने के लिए गलत है। आई कांट मेंशन हु बिकॉज़ इट्स नॉट फेयर। तो उधर कृष्णा सतीश जी रिकॉर्डिंग करते थे, कंपोजर ने उनको बोला कि हम लोग बहुत जूनियर थे कि सर ये गलत हो गई, हम लोग क्या करें? तो मैं कुछ करता हूँ। हमको लगा कुछ वो सजेस्ट करेंगे। सडनली 15 मिनट में लाइट ऑफ हो गई। तो मैंने बोला ये कैसे, और फिर पता लग गया कि कृष्णा आई मीन सतीश जी ने ही किया था, ताकि हम वो रिकॉर्डिंग आज उस बीच में, क्योंकि एक बार वो देख उस वक्त वो वक्त अलग था। अगर किसी सीनियर आदमी ने गाना गाया होता, यू कांट चेंज द वॉइस आजकल जैसे लोग करते हैं कि 4-5 लोगों के साथ डब करके। आजकल मेरे ख्याल से चेंज भी नहीं, आप बोल भी सकते हो कि सर ये नहीं चल रहा है। हाँ, पहले वो नहीं था, वो बहुत पहले तो ऑफेंसिव हो जाता था लोगों से। जी, और तो वो चेंज हो गया आई थिंक। तो ये पॉडकास्ट से उनको पता चलेगा। आई होप उनको याद ओके। अगला भी इससे रिलेटेड है कि रिक्वेस्ट एक्चुअली कि सर मर्डर टू सॉन्ग्स का जो मेकिंग है स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स का, फैंस वेट कर रहे हैं 1 दशक से, प्लीज उसको रिलीज कीजिए। यू नो मर्डर टू की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी थी कि एक सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर पहले म्यूजिक कर रहा था, और मुझे लगा कि वो इतना दिल नहीं लगा रहा था, तो उसने मुझे उस वक्त कहा था कि तुमको म्यूजिक आता नहीं है। तो मैं बहुत अपसेट हो गया था उस वक्त। वो 4 साल थे बीच में जो मैं मिथुन के साथ काम नहीं कर रहा था, बिकॉज़ ही वाज इन सम कॉन्ट्रैक्चुअल थिंग दैट ही कुडंट डू इट। बट मैं वहां से निकला एकदम डिप्रेस्ड, और मैंने अपना फोन चेक किया और 4 साल बाद मिथुन का मुझे फोन आया था। तो मैंने उसको फोन किया, आई सेड माय कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर एंड मोहित यू आर द फर्स्ट पर्सन आई हैव कॉल्ड। तो मैं यहाँ अंधेरी से निकला, सीधा मेरी शूटिंग थी, बट मैं आधा घंटा लेट पहुंचा, पर मैं मिथुन के मंदिर मस्जिद के पास में उनके स्टूडियो में गया, और उस वक्त ही हैड अ चेंज, वो फेथ उनका चेंज हो गया था, वो कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। एंड मैंने उनको कहा कि मैं ऐसी फिल्म बना रहा हूँ, और उन्होंने फिर जाकर वो गाना बनाया कि ए खुदा मैं तुझसे दूर रहा तो गिर गया, वो गाना बनाया। सो समवे ही उनको लगता है कि स्पिरिचुअली ये गाना भी बना, और आई चेंज माय फेथ, और ये एंड मोहित एंड मी केम, एंड उससे उसकी करियर रेजरेक्ट हो गई। आफ्टर ही मेड फिर मोहब्बत, तुम ही हो, एवरीथिंग। तो दैट इज द मोस्ट एविडेंट स्टोरी। बट उसके गाने ऐसे बने थे कि हम लोग को टाइम ही नहीं मिला था उसकी कोई मेकिंग बनाने के लिए। पर वही होता है कि जब आपको लगता है आप कुछ ग्रेट काम कर रहे हो ना, तब आप म्यूजिक नहीं बना रहे हो, आप अपने आप को देख रहे हो। हाँ, ग्रेट काम आप कर नहीं सकते, होता है, हो जाता है। अ क्लासिक कैन नॉट बी मेड, वो हो जाता है। और वो मैं एक टिप सब नए म्यूजिक क्यों अगर एक कुछ सक्सेस हो, और अगर आप बोलो अभी आप वापस उसको रिपीट करने की कोशिश करोगे, तो आप डेफिनेटली फेल होगे। आप बस काम करते रहो, ऑनेस्टली करते रहो जो सही है फिल्म के लिए, एंड सक्सेस विल फाइंड इट्स वे। ट्रू ट्रू। ओके, म्यूजिक आपके लिए क्या है, और आपके हिसाब से फ्यूचर ऑफ इंडिया क्या है? और मिथुन सर के साथ रिलेशनशिप पूछे, इसके बारे में बात कर ही चुके। म्यूजिक इज एवरीथिंग, म्यूजिक हर चीज में है। मुझे लोगों को अक्सर लगता है कि फिल्म म्यूजिक इज वे बिगर देन फिल्म। फिल्म इज अ पार्ट ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री, मुझे लगता है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आई जेन्युइनली फील लाइक, आई मीन हम एक सेक्शन है, बट ये अलग। आप रात को एक वॉचमैन भी अगर अपने आप को जागना चाहता है, रात भर म्यूजिक सुनता है। एक बच्चे को सुलाना है तो फिर हम लोग म्यूजिक सुनाते हैं। करेक्ट। उसको थोड़ी फिल्म से कुछ लेना देना है। लोरी है, क्लासिकल है, डिवोशनल है, मतलब एवरीथिंग। मेरी ग्रैंडमदर भी सत्संग म्यूजिक सुनती है। तो म्यूजिक इज अ फार बिगर आर्ट फॉर्म, इंडस्ट्री, साइंस, एवरीथिंग। तो म्यूजिक इज एवरीथिंग। अगर
फिल्मों में मैं ये कहता हूँ, जो अगर म्यूजिक, जिसको म्यूजिक का सेंस है उसको एडिट का सेंस होगा, उसको लेंथ का, क्योंकि एवरीथिंग इज टू अ पैटर्न, अ रिदम. Music is that feeling that has a mathematical pattern, you know. तो मेरा मानना ये है कि म्यूजिक इज, आप कोई कंट्री ये भी ले लो जहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री बनाई हो, वहां पर म्यूजिक तो होगा ही होगा. अफगानिस्तान में भी अगर फिल्में नहीं हो पर लोग कोई ना कोई तो म्यूजिक बजा रहा होगा स्ट्रीट्स पे. करेक्ट. सो म्यूजिक इज टू बिग टू बी पुट डाउन कि म्यूजिक क्या है. दैट्स वन थिंग. बट for the future in India, I think what I like is what the digital explosion ने किया है. I think कि हम बहुत closed थे कि हम, because of the language thing, कि हम लोग, you know, you're not sending it abroad. But if अगर आज देखो जो musicians है, जो programmers है, जो melodies है, we are as good as everyone across. You know, little bit with Universal में जो जिन लोगों से मिल रहा था, उन लोग को जो गोरे थे, जो आए थे, उन्होंने the way they look at India and the kind of music, they, उन लोग की एम ये है कि वो जैसे स्पेनिश और इंग्लिश म्यूजिक का मिक्स करके डेस्पासिटो जैसा गाना बनता है, दे आर वेरी सून के कुछ साल में एक हिंदी और इंग्लिश वाला कुछ 100% एक्सप्लोजन होने ही वाला है. सो आई थिंक, बट दैट इज टू से दैट, बट सरप्राइजिंगली आप अगर देख लो कि एक मैक्सिकन सॉन्ग जो, या एक अरेबिक सॉन्ग जैसे खालिद की दीदी, और वो चाहे, या एक गनमन स्टाइल जो कोरियन, अगर वो गाना अमेरिका में हिट है, वो कोरिया में हिट है, वो इंडिया में भी हिट है. सो म्यूजिक इज नॉट, इज लैंग्वेज फ्री, इज द ओनली थिंग. सो आई थिंक इंडियन म्यूजिक इज अ लॉट टू लुक एट एंड वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट हियर. एंड मिथुन के साथ रिलेशनशिप पूछ रहे थे, मेरे ख्याल से मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, आप लोग कपल है. मेरी शायद इतनी डीप करोसी मेरी बीवी के साथ नहीं होती जितना मिथुन के साथ होता है. इनफैक्ट मेरे असिस्टेंट्स मेरे को हमेशा ये कहते हैं कि आपको क्या हो जाता है व्हेन यू सिट विद मिथुन. पर मैं मिथुन को ये हमेशा ये कहता हूँ कि इट्स व्हाई इज इट कॉल्ड, कि इसे डायलॉग क्यों कहते हैं, क्योंकि इट्स मैं शायद ऐसे एक पॉडकास्ट में भी, द सक्सेस ऑफ अ पॉडकास्ट इज नेवर द पर्सन जो बोल रहा है, जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जो इंटरव्यू, जो पॉडकास्ट करा रहा है, इज वे यू रिफ्लेक्टेड. अब जैसे मिथुन ने क्वेश्चन पूछा कि क्यों शादी कर रहे हैं, आई डोंट थिंक वो एंटी शादी है, यू नो, अगेंस्ट वो, आई मीन मैं और वो में कुछ सिमिलर नहीं है. मैं ब्रैश पार्टी करने वाला आदमी, वो सैटरडे नाइट को खुश है क्योंकि संडे मॉर्निंग उसको चर्च जाना है. और तो हम दोनों बहुत अलग है. और आज तक हम लोग की ये डिस्कशन होती रही कि एक दिन तेरे को चर्च लेके जाऊंगा, मेरे को वो बोलते रहता है. और ऑपोजिट्स अट्रैक्ट. बट व्हाट आई लाइक अबाउट हिम, लाइक जब उसने फिर मोहब्बत बनाया, तो किसके साथ रिलेशनशिप में है, तो इसे नो, तुम्हारी सिचुएशन को सुन के मैंने बनाया कि तू बता रहा था कि तू किसी और से इन्वॉल्व हो रहा है पर तेरे को उस पर जाना नहीं है, तो ऐसे तू कैसा कर लेता है. बट आई जस्ट थिंक इज, शायद हम लोग की करियर्स, पहली फिल्म, यू नो, योर फर्स्ट फिल्म इज लाइक योर फर्स्ट लव. इट्स, यू कांट, वो रिलेशन, वो बॉन्ड्स आप चेंज नहीं कर सकते. Yeah, true. Okay. What's your point of view on narrating song situation to a composer, as you have a great taste of music in your film? Yeah. वो सबसे मुश्किल काम होता है. एक्चुअली दैट इज द ओनली थिंग अ डायरेक्टर हैज टू डू. मुझे अक्सर ये बहुत गलत लगता है कि डायरेक्टर्स आपको गाने का मूड सुनाते हैं, या आपको मेलोडी सुनाते कि ऐसे टाइप का गाना मुझे चाहिए. वो गलत है आई थिंक. हाँ, पुराने गाने का रेफरेंस में भी सुनाता हूँ, नॉट रीसेंट सॉन्ग्स, बट मैं इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि, लाइक फॉर एग्जाम्पल, फिर मोहब्बत का इंस्पिरेशन आप कहेंगे तो एक फिरोज खान साहब का एक गाना था कि जब जब तेरी सूरत देखो प्यार. तो अगर आप देखो उसमें कुछ सिमिलर है नहीं, बट उसमें जो मूड और मेलनकॉली है वो लेके उसने फिर मोहब्बत के का ट्रैक बनाया था. दैट्स गुड फॉर अ इंस्पिरेशन ऑन गिविंग इन दैट वे. बट मोर देन एनीथिंग एल्स, आई डोंट इवन नरेट द सिचुएशन. मैं वो गाने का इमोशन नरेट करता हूँ कि मैं क्या देखना चाहता हूँ, कैरेक्टर क्या गो थ्रू कर रहा है, क्या फील कर रहा है. एंड अगर कोई सेंसिबल म्यूजिक डायरेक्टर हो, उसको द आइडिया इज टू रिस्ट्रिक्ट देम बट एक्चुअली गिव देम द स्पेस टू फ्लाई. नाइस. सो आप ये बोलना चाह रहे हो कि जब भी आप किसी को ब्रीफ देते हो, यू ऑलवेज गिव देम अ ब्रीफ ऑफ द इमोशन. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. फैंटास्टिक. आतिफ के साथ कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है?
जब आई थिंक वी आर अलाउड टू डू समथिंग कंप्लीटली विदाउट आतिफ से जैसा टैलेंट मैंने उसको पता है वो कितना टैलेंटेड है। वो पहली 19 साल की उम्र से उसने कहा था मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, क्योंकि मुझे याद है मैंने उसको कहा था तू स्टार बनने वाला है, इससे मुझे पता है, is what he told me. So but he is that, and he's a raw talent, and but unlike जो लोग कहते हैं वो ऐसा है, he's nothing, he's genuinely a star जो पैदाइशी ऐसा है, and he's someone who जो कॉन्फिडेंस में कॉलेज में गा था वो आज तक वैसे ही है। किसने पूछा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है अभी? आई एम डूइंग अ फिल्म फॉर, मैं अभी फिलहाल एक वाईआरएफ के लिए एक फिल्म कर रहा हूँ जो एक लव स्टोरी है न्यू कमर्स के साथ, और एक मैं शायद एक लव स्टोरी काफी सालों के बाद बना रहा हूँ, बट इट्स नॉट अ रोम कॉम, वो एक जैसे एक टिपिकल एंग्स्ट मोहित सूरी लव स्टोरी है वैसे बना रहा हूँ। नई स्टारकास्ट है जी, विद न्यू कमर्स। फैंटास्टिक। कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगले साल? जी। ओह सुपर्ब। क्या कोई अनरिलीज वर्जन है आपके फिल्मों के गानों का? एक्चुअली मैं और मिथुन और मैं और अंकित और मैं और तनिष्क एक्चुअली भी हम लोग बात कर रहे थे। इनफैक्ट मिथुन को तो सीरियसली आई थिंक स्पॉटिफाई से ऑफर भी आया है कि हमारे पास कुछ 6, 7, 8 गाने हैं जो हम दोनों ने काम किए, जो विच कुड नेवर मेक इट टू फिल्म्स, बट जो बहुत अच्छे गाने हैं। तो वो कह रहे थे कि दे वांटेड टू somehow, and I have no idea इन लोग कैसे इसको मोनेटाइज या इसको मार्केट कर सकते हैं। मैंने तो कहा मिथुन को तू रिलीज कर दे इन योर थिंग। से नो दे वांट अ रिलेशनशिप बिटवीन आपका और मेरा काइंड ऑफ थिंग, बट आई वुड लव टू डू दैट और पुट इट आउट, क्योंकि यू नो मुझे लगता है कि वो गाने ये नहीं कि बुरे हैं, बट उसके लिए सिचुएशन नहीं था पिक्चर में उसको रखने के लिए। एंड ओवर ये जो 20 साल के करियर में एटलीस्ट 10 गाने होंगे हमारे पास जो हम लोग एक्चुअली रिलीज कर सकते हैं, which I really want to do. क्या आप अपनी अपकमिंग मूवीज रिक्रिएशन प्रेफर करोगे या ओरिजिनल्स? मैंने एक रिक्रिएशन लाइफ में किया खुद के गाने का, जो था गलिया का, और वो मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी गलती थी। Not for anything else. I'm not saying that I am against recreation. I love recreation. But यार I have no problem with recreations at all. मुझे सिर्फ ये है कि मुझे कहीं ना कहीं वो खुद की फिल्म का वो मोमेंट पुराना लगता है। अपने लिए मैं अपने आप को जज कर रहा हूँ। मुझे लगता है वो हम जैसे कि मेरे फ्रेंड राइटर तुषार हिरंदानी ने अभी पापा कहते हैं इतनी अच्छी तरह यूज किया श्रीकांत बोला, नथिंग ब्रिलियंट देन दैट, आई वाज सो वेल यूज्ड, बट आई डोंट फाइंड इट अप्रोप्रिएट। मैं ये चाहता हूँ कि एक नया गाना जो इस पिक्चर के लिए बने, ताकि आगे जाके कोई उस अगर वो गाना सुने तो ही डजंट गो बैक टू द ओरिजिनल सॉन्ग, पर वो पिक्चर का मूवमेंट उससे याद रहे। हाँ, मतलब फोर्स फिट नहीं करना चाहिए कन्वीनियंस के लिए। मुझे याद है मैं जब आशिकी 1, 2 बना रहा था, एक बहुत सीनियर फिल्म मेकर जिनको मैं बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनके म्यूजिक सेंस के लिए, उन्होंने खुद मेरे को एक बार बुलाया था मर्डर 2 के बाद और कहा था कि तुम में एक सुर है, वो ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु रिकॉग्नाइज कि मुझ में एक म्यूजिक सेंस है। वो सेम म्यूजिक डायरेक्टर, सेम फिल्म डायरेक्टर जब मैं उनको बाद में मिला और मैंने उनको कहा मैं आशिकी 2 बना रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि यू हैव टू रिक्रिएट धीरे धीरे से, और मैं सोचा था क्यों सर, तो इससे नहीं, दैट म्यूजिक इज टू बिग। और उस वक्त जेब में मेरे मोबाइल फोन पे तुम ही हो था, तो मैंने 1 सेकंड के लिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना और मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस, देन आई वेंट एंड आई मेट श्रद्धा और आदित्य को मिला, और श्रद्धा तो पैदा नहीं हुई थी जब आशिकी 1 आई थी तो उसके बाद, और आदित्य को अगर पूछो कि आशिकी के बारे में तो इसे व्हाट्स दैट, तो उसको तो पता है कि वो है ही ऐसा। तो मुझे पता लगा कि नहीं यार, ये जो लोग शायद फिल्म देखने भी नहीं वाले और जो वो उसमें अटके हुए, बट द यूथ टुडे डजंट टू मेक म्यूजिक फॉर टुडे, जो इसके लिए लेवलेंट, तो मैंने दैट्स हाउ तो तुम ही हो कम्स आउट। तो मुझे लगता है कि आई एम नॉट सेइंग इट्स द इजी वे आउट, कभी कभी इट्स क्रिएटिवली मच बेटर, बट मेरे लिए पर्सनली जो मुझे अपने लाइफ में अगर कुछ ऐड हुआ है वो नए गाने अपने आप को क्वेश्चन करने से हुआ है। तो आपने कभी
सोचा है कि आप म्यूजिक सुपरविजन करियर में एक्सप्लोर कर सकते हो? बिकॉज दिस समथिंग व्हिच इज ग्रोइंग अप इन इंडिया. तो शायद वायरल में मेरा रोल वही था, थोड़ा बहुत कि जब उन लोग को ये पूछना था कि ये गाना अच्छा है कि नहीं है और क्या कर सकते हैं, कैसे बेटर हो सकता है. पर कोई इसमें यार, मैं म्यूजिकली ट्रेंड नहीं हूँ, मुझे ना स्केल पता है. इनफैक्ट मेरी डॉटर अभी म्यूजिक स्कूल में सीख रही है और उसको पता है कि सी माइनर, कुछ पता नहीं है, मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट आता नहीं दैट्स है. एन एडवांटेज. दैट इज एन एडवांटेज एंड दैट मेरे को याद है राजू सर ने मुझे कहा था, राजू सिंह सर ने कहा था कि मुझे गिटार सीखना था. तो मैंने बोला, तो इसने गिटार, उन्होंने मुझे गिटार गिफ्ट किया था और कहा था कि ये लो मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, पर कभी सीखना मत. तो मैंने बोला क्यों सर? इससे बिकॉज आप तुम रूल्स नहीं जानते हो इसलिए तुम तोड़ देते हो. अगर तुम रूल जानते हो तुम तोड़ोगे नहीं. Also, you'll have a very Yeah. subjective opinion. तो तो you're so right. best A&R of the world are non-musician. Oh really? Okay. I don't. So I'm not musically. मैं म्यूजिक, मेरा म्यूजिकल एजुकेशन दो चीज से रहा है. I'm telling you honestly कि एक मेरा एक ड्राइवर था जो नदीम श्रवण साहब के गाने की कैसेट नॉन स्टॉप गाड़ी में सुनता था और घिसा देता था. और फिर उसके बाद में रहमान साहब का म्यूजिक जो होता था, हाँ वो कॉलेज में जो इंग्लिश म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, वो था ही. तो और मुझे सबसे पुरानी मेमोरी जो अपनी माँ की याद है, मुझे याद है हम लोग डेक वाला रिक्शा पकड़ते थे इमरान हाशमी के घर जाने को, की मदर के यहाँ. तो हम लोग डेक वाला रिक्शा पकड़ते थे और उसमें अगर जो गाना बज रहा था अगर उनको बहुत पसंद था, जैसे कि मैंने प्यार किया के गाने या कयामत से कयामत के गाने, तो या तेजाब के गाने, तो जानबूझ के ना थोड़ा एक लंबा चक्कर मारती थी ताकि गाना खत्म हो जाए जब तक घर पहुंचे. तो मेरा ये सेंस ये होगा कि गाना ऐसे बजाओ कि लोग थोड़ा वो गाना खत्म करना हो. True. तो दैट इज हाउ आई जस्ट जज माई म्यूजिक, कि अगर मुझे सुनने के लिए ऐसे लगे कि गाना खत्म हो जाए. तो अगर कोई ऐसा लेबल हो या प्रोड्यूसर, I would love to do it. And in fact, but देखो, to be honest, between my friends, between my assistants and all, वो सब आके अपने गाने मुझे सुनाते. And I do give them my opinion. तो मैं unpaid for, unconditionally ये कर ही रहा हूँ. मैंने एक बहुत गाने लोगों को दिए ताकि दिए ऐसे मेरे गाने नहीं थे, मैंने कंपोज नहीं किए थे, पर उनको हेल्प किए कि इसके पास जाओ, दिस दैट. बट आई लव दिस प्रोसेस. ऑनेस्टली मुझे इसमें ये काम नहीं लगता. इट्स एक्चुअली मोर लाइक एक बहुत इंजॉयबल प्रोसेस लगता है. मैं इसलिए भी आपसे बोल रहा हूँ कि आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर टैलेंटेड. इंडिया टैलेंट से भरा पड़ा है, जिनको मौका नहीं मिला है अभी तक. और ऐसे भी बहुत कंपनियां हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं है जी. लेकिन जो एक बीच में सूत्रधार चाहिए होता है ना, जी. somebody who can listen to the songs, curate the songs, and then make them releasable. बता दूं, this is the aim that I honestly want to have in my life, not because मैं अपने आप को कुछ म्यूजिकली कुछ सुपीरियर समझना चाहता हूँ, बट अगर मैं वो म्यूजिशियन की लाइफ को कंट्रीब्यूट कर सकूं और फिर वो ऑडियंस की लाइफ को, मुझे हमेशा ये लगता है कि गाना सुनने पे आपको एक गाना आपकी लाइफ को जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है. आप कोई गाना अच्छा सुनो, इट टेक्स यू बैक टू वन मोमेंट इन योर लाइफ. नो, कहीं ना कहीं आपको वो कनेक्ट हो, चाहे आपकी वो एक रोमांस हो या आपका एक दोस्ती हो या कोई मोमेंट हो जहाँ आप सक्सेसफुल थे या फेल हुए, आप गाना सुनते रहते हो. तो आई थिंक दिस इज माई लास्ट ऑब्जेक्टिव. आई डोंट नो हाउ टू स्ट्रक्चर इट, बट कहीं ना कहीं ये करना ही चाहता हूँ. यूनिवर्स में छोड़ दिए, कहीं ना कहीं से वो अपने आप आपके पास आ जाएगा. यस. बिकॉज मैं बोल रहा हूँ आपको कि currently the music industry, the way it's happening, everybody is pumping in money in India. Yes. And everybody believes that the next big superstar is from India, global superstar, not Indian. Because K-pop, Korean आ गया है, Latin आ गया है, Afrobeats आ गया है. Yes, yeah. इंडिया में इतना म्यूजिक है, इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इतने लैंग्वेजेस हैं, इतने ट्राइबल फोक्स हैं, वो आपको सडनली पूरी दुनिया में बसता हुआ दिखेगा. I totally agree. So let's hope for the best. Okay. आप कंपोजर से मेलोडीज जो है वो किस फॉर्म में रिसीव करते हो? डमी लिरिक्स या नाना नाना नारे? इट्स अ म्यूजिशियंस क्वेश्चंस ओनली फॉर श्योर. वो बोथ एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन जो म्यूजिक डायरेक्टर है. अगर वो म्यूजिक डायरेक्टर में लिरिक का सेंस है, जैसे कि आप जानते हो, अगर प्रीतम दा हो तो नाना ना बेटर है, क्योंकि जो डमी लिरिक्स वो बहुत नशा ही हो जाता है. बट मिथुन गिव्स इट
विद डमी नो उनके लिरिक्स 99 एक्चुअली तुम ही हो स्क्रैच लिरिक्स थे वो हम लोग पिक्चर की रिलीज प्रीपोन हो गई तो हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए तो वही रिलीज होकर वो अवार्ड जीत गए बट ही राइट्स इट सो टू द सिचुएशन बट इट डिपेंड्स म्यूजिक डायरेक्टर टू म्यूजिक डायरेक्टर बट मुझे अक्सर जो मेरा मानना ये है कि बेस्ट गाना वो होता है जो एक्चुअली प्रीतम दा को पता होता है कहीं ना कहीं एक हुक या एक वर्ड या कुछ डालने से गाने का एक नाम आ जाता है मैं शायद उसको चेंज करूं पर एटलीस्ट एक डायरेक्शन मिल जाती है तो मेरा सजेशन कोई भी नए म्यूजिक डायरेक्टर का ये हो कि बेशक बाकी सब नाना ना हो पर आप क्या कहना चाहते हो जैसे कि एक फिल्म का नाम होता है जैसे हम फिल्म ऐसे ही रिलीज कर सकते थे पर हम नाम क्यों डालते हैं जो पिक्चर से कनेक्टेड हो तो एक हुक या एक कुछ हो थॉट जो गाना पकड़ के आपको दे सकता है वो अक्सर बेटर होता है सो अभी आप कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम द फिल्म यू हैड मेंशन्ड मैं एक्चुअली थोड़ा मल्टीटास्किंग में थोड़ा लिमिटेड हूँ तो मैं ये फिल्म पे ही काम कर रहा हूँ और ये फिल्म एक्चुअली काफी कंज्यूमिंग होने वाली है बिकॉज लाइक आशिकी ये एक म्यूजिशियन की कहानी है इसमें सिर्फ एक्टिंग नहीं बट वो म्यूजिक का भी एक पर्सनालिटी चाहिए तो म्यूजिकली तो ये पिक्चर काफी मुझे कंज्यूम करने वाली है और आई डोंट वांट टू मेक अनदर आशिकी में आई वांट टू मेक अ न्यू ओरिजिनल फिल्म बाय इटसेल्फ तो हाउ आपका खुद का काम आपका सबसे बड़ा बर्डन हो जाता है वो जंग करके कैसे नया काम करे अनलर्न करके वो तो वो एक प्रोसेस है जो मैं लाइक लोगों को शायद पता नहीं बट मैंने 11 महीने काम किए थे आशिकी के म्यूजिक पे तो इस पे 6 हो गए ऑलरेडी तो 2-3 और महीने जाएंगे इसमें भी नए आर्टिस्ट यूज करोगे जी तो कोई नया आर्टिस्ट ढूंढ रहे हो आप आई एक्चुअली वुड लव इट कि आप ये सब जो भी ये शो देख रहा है अगर कोई ऐसा मुझे सिंगर दोनों मेल और फीमेल मिले जिसकी खुद की एक पर्सनालिटी हो मुझे अक्सर क्या लगता है दरअसल कि लोगों को लगता है कि सक्सेस होने के लिए हमें कोई एग्जिस्टिंग सुपरस्टार की नकल करने की जरूरत होती है वो शायद आपको काम भी दिला देगा बट जैसे कि मैंने पहले भी कहा था एज अ कंपोजर आपको खुद की आवाज निकालनी पड़ेगी एज अ आवाज में ये नहीं बोला कि आप कुछ ऑफ करने की कोशिश करें बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी सच्ची आवाज और एटीट्यूड के साथ रहे सबके लिए जगह है और अगर मुझे उसकी जरूरत है मैं उसे यूज करूंगा बट मैं आई एम लुकिंग फॉर बोथ मेल और फीमेल जो मैं अक्सर अपने कंपोजर्स को और सिंगर्स को रिकॉर्डिंग रूम में कहता हूँ कि एक काम कर एक्टिंग 2 कर दे मेरे लिए ताकि सेट पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े क्योंकि मुझे लगता है कि वो स्पेस में वो इमोशन अंडरस्टैंड करके वो अगर वो गाने में कर दे तो अगर एक्टर से लाइन लिपसिंग कर दे तो इमोशन आ जाता है एंड दिस इज मोर इन आवर कंट्रोल तो आई थिंक बट वो इंडिविजुअलिटी मुझे उसकी बहुत जरूरत है ये बहुत आप और एक्चुअली ये मैंने लाइफ भर किया है एक्चुअली ये पहली बार नहीं कर रहा टू बी ऑनेस्ट एज अ स्मॉल एग्जांपल जब मैं इमरान के साथ फिल्म में जब हम लोग शुरू में बना रहे थे और हम लोग की फिल्म इमरान न्यू कमर था हम लोग की बजट छोटी होती थी तो मार्केटिंग बजट भी छोटी होती थी पर हम लोगों ने कॉन्शियसली विशेषण में और हम लोगों ने क्या किया था कि हर फिल्म में हम एक नए सिंगर नई आवाज चाहे आतिफ हो तोशी शारिब हो हर्षित सक्सेना सब उन लोग हमेशा वी वर ट्राइंग टू लॉन्च अ न्यू वॉइस क्योंकि हमें पता था कि जो अक्सर बड़ी बजट बड़े स्टारकास्ट की पिक्चर होती उनकी प्रमोशन ज्यादा होती थी पर हमारा अगर उनके 10 प्रोमो हो हमारा एक हो वो एक स्टैंड आउट करे और उसके पीछे एक आवाज होती थी तो जानबूझ के हम कॉन्स्टेंटली नए सिंगर को ढूंढते थे हम लोग एंड इट ऑलवेज वर्कड तो इसलिए जब मैं आशिकी बना था मैं ओरिजिनली काम किया था फिर मोहब्बतन पर मैं पागल की तरह एक सिंगर ढूंढ रहा था और ये अभी से नहीं ये कब से हो रहा है जैसे आप बॉबी भी देख लो जब न्यू कमर्स लॉन्च हुए तो शैलेंद्र सिंह उन पे लॉन्च हुआ था लकी अली वाज एस्टैब्लिश बट जब ऋतिक रोशन लॉन्च होता है दे मेड हिम सिंग ऑलवेज अ न्यू कमर लॉन्च इज ऑलवेज लॉन्च विद न्यू सिंगर्स आल्सो और ये है भी कहानी म्यूजिशियन की तो आई एम जेन्युइनली लुकिंग आउट तो दैट्स आल्सो अ प्रोसेस लाइक कास्टिंग फॉर अ फिल्म मैं उतनी इंपॉर्टेंस कास्टिंग टू अ सिंगर भी करता हूँ
सो आपने अभी जो बात बोली ना, ये इट्स अ म्यूजिक टू माय ईयर्स, बिकॉज़ ऑनेस्टली पॉडकास्ट करने का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि ऐसी स्टोरीज बने और रियलिटी में लोगों को मौका मिले। आप बिलीव करते हो यंगस्टर्स को मौका देने में? बहुत सारे यंगस्टर्स टैलेंटेड हैं भी इंडिया में, आपको भी पता है। तो अब ये भी पता चल गया कि आप एक फिल्म बना रहे जी। हो, न्यू कमर्स के साथ बना रहे हो, आईरफ की फिल्म है। अ, आप एक वॉइस ढूंढ रहे हो, मेल और फीमेल, जो स्टैंड आउट कर सके। लेकिन अगर मान लो मैं एक सिंगर हूँ, मैं आपको अपनी वॉइस भेजूं किस फॉर्म में? क्या मैं एक पुराने गाने को नए तरीके से गा के भेजूं अपने Whatever way lyrics? you want to send it, चाहे आपका खुद का गाना हो या एक पुराना गाना हो, बट अगर भेज रहे हो तो सिर्फ एक गिटार पे या सिर्फ एक पियानो पे भेजो, रॉ वॉइस। रॉ। आई मीन, प्रोसेस whatever you want to do it, but don't fill it up with instruments और वो सब, क्योंकि फिर आप आपकी वॉइस से श्योर नहीं हो। वॉइस ऐसे होनी चाहिए जो आप you've gone through this के कभी कभी अरिजीत के शो में उसका माइक खराब हो गया, वो ऐसे ही गा लेता है एंड पीपल आर स्टिल मेस्मराइज्ड। वॉइस हैज टू बी दैट वे एंड ही इज अ ग्रेट, बट मोस्ट ऑफ द सिंगर जो मैंने काम किया है, एक अच्छी आवाज वैसे होती है जो अपने नंगे फॉर्म में भी अच्छी होती है। बाद में वो सब टेक्नोलॉजी है। और मोर देन एनीथिंग एल्स मुझे लगता है कि इंडिविजुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि दे ट्राई टू इमिटेट अदर सिंगर्स। वो आपको शायद कुछ एल्बम्स या गाने मिल जाएंगे जो जो वो सुपरस्टार्स के साथ काम नहीं करते, वो आपको यूज कर लेंगे एज अ सेकंड बेस्ट ऑप्शन। पर अगर मैंने किसी को सक्सेसफुल देखा है, वो उनकी खुद की आवाज होती है। करेक्ट। सबके सबको ले लो। हाँ, इंस्पायर होते हैं और फिर अपने आप को डेवलप करते हैं, दे मेक देयर ओन थिंग, दैट इज आल्सो फाइन। अब वो वक्त लगता है, बट वेरी फ्यू पीपल आर जस्ट बॉर्न विद इट, यू नो, बट सम पीपल डेवलप इट। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, बिकॉज इफ यू आर इंडिविजुअल, माई हीरो विल लुक स्पेशल। एक्चुअली इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। जो भी पॉडकास्ट देखे या सुन रहा है, प्लीज यूज दिस अपॉर्चुनिटी। और मैं आपको बता दूं कि एक फिल्म मेकर टू द स्टेट ऑफ मोहित सूरी, उनके पास बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, बहुत सारे गाने आते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं। उस बीच में अपने आप को स्टैंड आउट करने के लिए ना, ज़्यादा भीड़ मत इकट्ठा कीजिए। सेंड योर बेस्ट वर्क। 30 सेकंड का हो, 1 मिनट का हो, 2 मिनट का हो। और जैसा उन्होंने बताया, बहुत क्लियर है कि आप किसी की तरह साउंड करने की कोशिश मत कीजिए। डोंट कॉपी एनीबडी। सेंड योर ओरिजिनल थिंग इन अ रॉ फॉर्म विथ अ गिटार और अ पियानो। और जो भी गाना आपको पसंद है, ओरिजिनल है, रिक्रिएशन है, पुराना गाना है, जो भी आपको गाना गा के भेजना है, प्लीज भेजिए। लेट्स होप Yes. समथिंग कम्स आउट ऑफ दिस एंड इट हेल्प्स समबडी। ओके, आपने टेक्नोलॉजी की बात की अभी। जी। टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग एवरी डे एंड इट इज Yes. मेकिंग लाइफ इजियर। एआई हैज कम। Yes. आप यूज करते हो? देखो, मैं एक्चुअली क्रिएटिव आदमी हूँ जो शायद टीम्स एआई यूज करती होगी या नहीं, मुझे वो पता नहीं। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई एम नॉट फॉर इट। मुझे अभी पर डू आई नो इट, क्या मुझे पता है उसको कैसे यूज करना है? नहीं, मैं अब तक वो सीखा नहीं हूँ। बट मैं उस चीज से अगेंस्ट नहीं हूँ जो प्रोग्रेस है। लोगों ने अक्सर शुरू शुरू में लोग कहते थे कि गाने थोड़ी हम कसेट पे, आई मीन राइट इन द बिगनिंग, गाने लाइव सुनने चाहिए, जो लाइव परफॉर्म। थोड़ी हम लोग गाने फिल्म में रिकॉर्ड करेंगे। फिर फिल्मों में आया, फिल्मों से जब आया तो लोगों ने कहा थोड़ी हम गाने फ्री, आई मीन थोड़ी रेडियो पे आना चाहिए फ्री में। फिर वो आया। जब तक आया, मेरे को याद है, मैं लोगों को कह रहा था कि जब पिक्चर प्रमोट होती थी तो लोग सिर्फ 30 सेकंड प्रोमो डालते थे, बोलते पूरा गाना देखना है तो पिक्चर में आओ। मैं उनको उस टाइम रिक्वेस्ट करता, गाने डाल दो टीवी पे फ्री में। मैंने वो लम्हे बातें जैसे म्यूजिक कंपनी डाल दिया था तो लोग आए थे पिक्चर देखने। फिर वो भी ट्रेंड चेंज हुआ और म्यूजिक चैनल्स पे वो सब आया, फिर यूट्यूब पे आया, फिर डिजिटल पे मत डालो, फिर उधर आया। सो यू कांट इग्नोर। स्टार्टिंग में हर टेक्नोलॉजी के लिए एक रिजेक्शन होता है, बट यू हैव टू फाइंड दैट लाइन। फॉर एग्जांपल, जैसे द स्पॉटिफाई स्टोरी, कि कैसे गाने फ्री में पहले पायरेट होते थे, फिर स्ट्रीमिंग पे आ गए। वो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन। Problem is the solution. So I think we have to find that. And right now there will be a little misuse starting में, but finally you can't reject it. ओके। एंड आप काफी तरीके के लोगों के साथ काम करते हो म्यूजिक इंडस्ट्री में। जी।
तो मैं उन कैटेगरी का नाम ले रहा हूँ। आपके लिए, आपके पास उनके लिए कोई सजेशन, कोई कमेंट, कोई फीडबैक जो भी आपके मन में, मैं उनको क्या दूंगा? एनीथिंग, इट कैन बी अ सजेशन एज वेल, इट कैन बी अ फीडबैक एज वेल, इट कैन बी अ appreciation as well, it can या be a ओके complaint, anything. ओके Music labels. टेक मोर रिस्क, बिलीव इन मोर न्यू टैलेंट। क्योंकि देखो मैंने अक्सर, मैं किसी लेबल का नाम नहीं लेना चाहता, बट कोई भी वो उनको वो डर ये है, जो मैंने देखा है, जो थोड़ा बहुत जो मैंने वो, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुनाता हूँ। मैं जब ये वायरल में काम कर रहा था, और वो जो फॉरेनर्स हमारे पास आए थे, और उस वक्त हम लोग 6 गाने एक साल में कर रहे थे। तो उन्होंने बोला वी आर वेरी हैप्पी विद योर प्रोग्रेस, अभी आपको 12 या 24 गाने कर रहे। तो मैंने विनीत ठक्कर को कहा था मैं नहीं कर सकता 2 गाने में महीने में। तो इसे नहीं, तो लोग समझा रहे थे हम लोग को कि हाँ, जो तुमको बिलीफ है वो गानों पे तुम अपने पैसे लगा दो और उसमें मार्केटिंग करो, और जो एक्स्ट्रा भी बनाओ वो डाल दो मार्केट में कम मार्केटिंग के साथ। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जिस पर हम लोग को इतना पता है कि हमें कुछ नहीं पता है, जो गाने हम लोग पे जिस पर ज्यादा बिलीफ नहीं करते थे वो अक्सर ज्यादा हिट हुए हमारे। कमिंग बैक टू दिस, एंड दिस इज अ इवॉल्व थिंग जो म्यूजिक को मोनेटाइज कर रही है फॉर मच लॉन्गर टाइम। वी हैव जस्ट लर्नड हाउ टू रियली मोनेटाइज, आप अगर देखो तो। True. सिमिलरली मैं ये कहता हूँ कि हर गाना जब आप जाते हो तो वो कहते हैं कि ये गाना बहुत अच्छा है, पर अभी इसको अरिजीत से गवा दो। बेचारा अरिजीत खुद बोलते हैं कि मुझे मत दो ऐसे गाने, वो ओरिजिनल सिंगर ने बहुत अच्छा गाया है। एंड बट द फैक्ट इज द फैक्ट, हाउ कैन यू डिसोसिएट वन सॉन्ग विद, इफ यू लाइक्ड इट, दैट मीन्स द सिंगर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, राइट? और एक गाना बहुत अच्छा है और एक न्यू कमर ने दिया है, पर हम उस पर बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग कोई एस्टैब्लिश। तो आई थिंक दे शुड स्टार्ट बिलीविंग अ लिटिल मोर इन न्यू टैलेंट एंड पुटिंग देयर मनी। एंड मिस्टेक्स होंगे, बट वो मिस्टेक्स चीपर होंगे देन अपोज टू द मिस्टेक जो आप एक बड़े स्टारकास्ट के साथ करने वाले। True. Okay. Very good. All the musicians, composers, upcoming composers and singers and singer-songwriters. आई रियली लाइक हाउ दे वर्क, टू बी ऑनेस्ट, स्पेशली द न्यू वंस जिनके साथ मैंने काम किया है। दे डोंट लुक, एक फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था, बट आई थिंक राइट फ्रॉम प्रीतम दा के टाइम से वो चेंज हो गया है। जब मैं उनके स्टूडियो में जाता था, लाइक हाउ, लाइक मेनी पीपल डोंट रियलाइज इट, बट द प्रीतम दा जिन्होंने, लाइक ही गॉट स्टाइल बाय बैक, नीरज एंड ऑल, जो यू नो who were not Neeraj really Shah, doing yeah. all these people, he got them back or developed so much talent under his thing, tried new singers. I mean, you know, Pritam, उसके टाइम से I've seen the new people have really changed. तो मुझे लगता है the musicians are a lot more head and cooler than our music labels are yet. The managers and the team around artists. Yeah, I think I don't know much of them. मैं सिर्फ आपको जानता हूँ, और I don't know too many of them क्योंकि most of them मेरे साथ इतना interact करते नहीं है। But I think एक balance maintain करना पड़ेगा, because I think I know कि I don't know, you know, maybe ये इस म्यूजिक कंपनी से कनेक्टेड है, because I think सब कुछ उनका जो मोनेटाइजेशन होता है वो शोज के थ्रू ही होता है। तो I guess जो That has also changed मैनेजमेंट, quite a bit, yeah, हाँ. it should change, yeah. Because if they don't earn the money, because they earn it from the shows, उनको ये लगता है, तो इसलिए वो ज्यादा करते हैं। बट द एग चिकन एंड द एग सिचुएशन है कि अगर आप गाने नहीं गाओगे आपको शोज नहीं मिलेंगे। तो वो साइकिल, आई थिंक, यू नो, कभी कभी कुछ मैनेजर, आई एम नॉट सेइंग यू, बट सम मैनेजर्स क्या बहुत शॉर्ट साइड होते हैं कि जो शोज होते हैं उससे वो ज्यादा कैश इन करो और डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू मेकिंग ओरिजिनल। और मुझे लगता है ना, बिसाइड्स जो आपको गाने मिल रहे हैं, एक इंटरनल प्रोसेस भी होता है एक सिंगर का। रियाज क्या होता है? रियाज वो होता है, एक्चुअली इज लाइक मेडिटेशन फॉर अ सिंगर, इट्स नॉट प्रैक्टिस। मुझे लगता है कि रियाज ये होता है कि एक सिंगर खुद जाने कि उसकी आवाज किस डायरेक्शन में जा रही है, चाहे वो मेंटली किधर पहुंच रहा है,
वो अकेले बैठ के जब रियाज करता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक मेडिटेशन, इज व्हाट आई फील. इट इज मेडिटेशन. इफ यू सी द ग्रेट सिंगर्स ऑफ द पास्ट जो कॉन्स्टेंटली करते, इवन लाइक ऑफ द हैंड, जैसा आबिदा परवीन ने रो, उनकी आवाज है मैच्योर्ड सिंस व्हाट दे वर. 16 साल की उम्र में जो थी, वो आज वो सेम आवाज है नहीं, बट वो गाने भी वैसे चेंज कर रहे हैं, पर उतनी पॉपुलैरिटी उतनी है क्योंकि दे आर ग्रोइंग विद देयर म्यूजिक. तो इवन सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, एवरीवन हैज टू ग्रो and evolve with themselves. Shows are important, make the money is important. And creating the right balance. But managers are those people, I think. Managers have to make sure they keep that balance alive. Okay. जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, बिकॉज आज के दिन पे म्यूजिक डिस्कवरी भी वहीं पे हो रहा है, कंजम्पशन भी वहीं पे हो रहा है, मोनेटाइजेशन भी वहीं पे हो रहा है. तो डू यू हैव एनीथिंग फॉर द प्लेटफॉर्म्स? No, I think it's great. I think it's great कि आज सिंगर को डायरेक्टली पता है लास्ट को वाया somebody कि उसका सक्सेस क्या है, और वो कमेंट्स में वो पता लग जाता है कि आपको क्या फीडबैक मिल रहा है और आपको क्या नहीं मिल रहा है. बट कभी कभी क्या होता है कि वी बिकम अ विक्टिम टू दैट. फिर हम उसको हिट्स और उसको नंबर्स, वो नंबर ऑफ लाइक्स और नंबर ऑफ हिट्स के वजह से आपको लगता है आप उसके लिए गाने, लाइक फिल्म मेकर जो कलेक्शंस के लिए फिल्म में बना रहा है और फिर वो कंटेंट डिप हो रहा है. करेक्ट. तो आई थिंक वाइल इट्स अ गुड मेजर, डोंट मेक द मेजर योर लाइफ. दैट्स ट्रू एक्चुअली. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ओके, आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? एज आई सेड, मुझे आशिकी के दौरान मेरे को लगता है जब मैंने मर्डर 2 बनाई थी, मैं तो ये इंटरनल डायलॉग था कि हर एक लड़के का होता है, मैं अपने फादर को बता दूंगा मैंने क्या किया है लाइफ में. मेरी पहली ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी बहुत पहले, ब्लॉकबस्टर मर्डर 2 थी, एंड बिफोर द रिलीज 10 days before the release he passed away. So he couldn't see that success. So suddenly the world was there, but the person I was pitching it to was not. Or I went through a very dark spiral, and then मुझे याद है कि आशिकी ऑलमोस्ट cathartic था मेरे लिए, कि मुझे लगा था कि you will not be remembered for, as I said, for what you, जो पैसे कमाना चाहता था, बाप को घर देना चाहता, ये देखा ना मैं तो उससे रिच हूँ, ये वो. बट सडनली these 2 young kids making their career became a little more, चाहे वो न्यू म्यूजिशियंस हो, चाहे वो एक्टर हो, या वो फिल्म में सब नए थे. सडनली आई फेल्ट मोर alive. So I think success is living life on your terms. So I think that for me is success. And validation ये हुआ कि उसको वो पिक्चर भी सक्सेसफुल हो गई. मैं उसलिए नहीं बना, मैं सिर्फ खुश था, ब्लॉकबस्टर बना थी, मैंने बोला मेरे को अच्छी ऐसी पिक्चर बनानी बस. सो आई वाज मेकिंग द काइंड ऑफ फिल्म जिसमें हीरो एंड में मर जाता है, गाने ऐसे ही होंगे, अल्कोहलिक है, न्यू कमर्स का बना रहा हूँ, इमरान हाशमी के साथ भी नहीं बना रहा हूँ जो स्टार बन गया था. I was enjoying it. वो हिट भी हो गई, वो अलग बात है, बट दैट्स द थिंग. जब आप If you're enjoying your work. yeah, and surprisingly it does well. तो I think that's more important. और लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं. आपने भी बोला कि आपकी 13 में से 8 फिल्में चली, 5 फिल्में नहीं चली. जिस फिल्म को ऐसा था कि बिल्कुल चलेगी वो नहीं चलती है. हाउ डू यू हैंडल दोज अप्स एंड डाउन्स, एंड हाउ शुड वन हैंडल दोज अप्स एंड डाउन्स? ये बहुत फिलोसफिकल होगा. लोग कहते हैं कि कीप योर चिन अप व्हेन यू आर डाउन. यू कांट. व्हेन यू फील डाउन यू हैव टू फील इट, एंड यू हैव टू फील सिक इन द स्टमक. वो आपके पेट में वो आपको दिल में बुरा लगना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको बुरा नहीं लग रहा है यानी ये इतना मैटर नहीं कर रहा. लाइक फॉर एग्जांपल कोई आपका कोई रिश्ता टूट जाता है, अगर आपको बुरा नहीं लग रहा है तो उसका मतलब उस रिश्ते का कुछ वैल्यू था नहीं, प्यार कभी था ही नहीं. सो इफ यू डोंट हैव फील बैड कि कोई फेलियर जब आए यानी कि कुछ गलत है, वो इतना मैटर करता नहीं था. सो यू शुड फील बैड एंड यू शुड कीप दैट इनसाइड यू. यस, बट इवन समटाइम्स गोइंग थ्रू फेलियर, गोइंग थ्रू दिस, जैसे वो कहते हैं ना, वो दर्द भी तेरे काम आएगा. यू पुट अ लॉट ऑफ दैट इनटू योर वर्क. मैंने कोई आर्टिस्ट को ये नहीं देखा जिसने सिर्फ अपनी खुशियाँ अपने काम में डाला. सब ने अपना दर्द डाला.
either they've escaped from their dard or they are What they make embraced out it of or that. they've embraced. तो मेरा मानना ये कि you should feel bad, you should react how you have to react about it, but getting up and fighting is more important. एंड वो ज्यादा मैं उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा. हाँ मतलब दर्द में घुसे नहीं रहना है. हाँ, फाइटिंग फॉर इट. यस, फील करो, सब कुछ करो, बट कम स्टैंड अप, टेक अ चांस यू एंड हैव टू मूव ऑन. वेरी गुड. आपकी लाइफ में और करियर में सबसे इम्पोर्टेंट लोग कौन रहे हैं? यू नो इसका एक ही आई मीन एंड ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपके पॉडकास्ट में बैठा हूँ, बट फैक्ट ये है ऑब्वियसली दे हैव बीन पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड, जैसे महेश भट्ट हो, मुकेश भट्ट हो, जिन्होंने मेरे को चांस दिया. मेरे को तो डायरेक्शन में घुसना भी नहीं था, बट अगर मैं पूछूं मेरी लाइफ के स्टार्स, अगर कोई मैंने कभी कोई बड़े स्टार कास्ट के साथ काम नहीं किया है एज इन सुपर सीनियर स्टार्स, एंड नॉट बिकॉज उन्होंने बुलाया नहीं है या मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, कभी ना कहीं बना नहीं है. पर अगर मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ और ये बात कर रहा हूँ, हैज बीन ओनली बिकॉज ऑफ द musicians, the singers and the lyric writers that have contributed to my life. मेरे hits में I mean, मैं कहाँ होता अगर शायद वो लम्हे वो बातें नहीं होती, वो गाना नहीं होता, सुकेतु नहीं होता जो रिमिक्स किया है, आतिफ नहीं होता, तुम ही हो नहीं होता, मिथुन नहीं होता, अरिजीत नहीं होता, अंकित नहीं. I mean, there are too many. I'm sorry if I'm not missed out anybody. तोशे शारी भाई, अर्षित सक्सेना है, मतलब Name it. राहत साहब, anyway, I mean, राहत साहब जब मन की लगन कर रहे थे, before it released, I had got जिया धड़ धड़ के ना. तो all these people have my actors have not given me so much in my life जितना मेरे musicians ने मुझे दिया है. And musicians में मैं लिरिक राइटर्स को भी नहीं भूलना चाहता, चाहे सईद भाई हो, इरशाद भाई हो, जिस कोई भी ना हो. मेरा आइडिया था थॉट देना, उनका थॉट समझना और वो पिरोसना और वो पेपर पे लाना, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. तो अगर मेरा कोई लॉन्जिविटी है, मेरी फिल्में इतनी याद नहीं रखते जितना मेरा म्यूजिक याद रहा है. सो आई डेफिनेटली, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज़ दिस इज द शो, द स्टार्स ऑफ माय लाइफ और जिन्होंने मुझे दिया है हैज बीन ऑल द म्यूजिशियंस दैट हैव वर्कड विद मी. फैंटास्टिक. एंड अभी आपकी टीम में कौन-कौन है? टीम में वो इवॉल्व होते रहता है, एज इन, बट आई एम वर्किंग अ लॉट विद सचिन जिगर, जो एक नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए. फर्स्ट टाइम मैंने उनको दादा के साथ देखा था जब उन लोग काम करते थे विद प्रीतम, बट कभी डायरेक्टली काम नहीं किया था. बट दे आर वेरी, आई थिंक दे ग्रेट गाइज. और उनका, बट आई थिंक यू नो एक्चुअली पहले 3 महीने तो हम लोग एक दूसरे का रिदम समझ रहे थे. इन द सेंस रिदम, व्हाट आई मीन टू से, मुझे लगता है ना कि कभी कभी आपके अंदर काफी कुछ होता है जो लोग आपको अलाउ नहीं करते उसको टच करने के लिए. मैं 3 महीने से उधर घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, जो तो मैं उनको ये कर रहा हूँ जो कोई नहीं ले रहा मुझे वो बता क्या है, टू सस देम एंड फाइंड दैट. एंड आई मस्ट से दे गिविंग देयर हार्ट आउट. तो आई थिंक तुम लोग ये कह रहे थे पहले अभी मोहित सर को समझे पहले, तो फिर हम लोग ऊपर आना चालू कर रहे. सो आई मस्ट से दे वेरी टैलेंटेड गाइस एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड इन गेटिंग कुछ नया, क्योंकि मुझे लगता है ना कि आपकी केमिस्ट्री, आपका काम एक आदमी को चेंज करने से नया हो जाता है. ट्रू. एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, एंड आई थिंक वो करना बहुत जरूरी है. कीप क्वेश्चनिंग योरसेल्फ. जहाँ आप कंफर्टेबल ग्राउंड में आ जाते हैं ना, तो क्रिएटिविटी goes for it. वो रेपिटेटिव हो जाता है. True. And if you have to change one thing in the music industry, what would you like to change? क्रेडिट टू इंडिविजुअल सिंगर्स. जब गाना हिट होता है, इट्स नॉट द एक्टर सॉन्ग. क्रेडिट टू म्यूजिक डायरेक्टर्स, Lyricist. लिरिसिस्ट The most important. मोस्ट इम्पोर्टेंट. मेरे को बहुत लिरिसिस्ट के बारे में पता है, some of them were connected to our family also, who passed away although having one two blockbuster songs जो आज तक बज रहे हैं. They died poor, and that's not what should happen to any artist. And credit, yeah, everything can't be who can be the face or the director who's made that song. So I think that is very important. I think that needs to change. तो आप लोग जब अपनी फिल्मों का म्यूजिक रिलीज करते हो, you make it a point to ensure that the credits I are. personally call, even for a music launch, I personally call them.
इनफैक्ट मैं अपनी रैप पार्टी में बिसाइड्स द एक्टर्स में सब म्यूजिशियंस को भी बुलाता हूँ। मुझे हमेशा ये लगता है कि रैप पार्टी में क्यों सिर्फ फिल्म जो शूटिंग करते हैं उनका क्यों रैप है? व्हाई इज इट नॉट दैट द म्यूजिक डायरेक्टर्स डोंट, द फिल्म इज रैप फॉर देम आल्सो ना? तो मैं उनको भी बुलाता हूँ। वो अलग बात है कि उन लोग आके सब परफॉर्म करते हैं तो एवरीवन एंजॉयज देमसेल्फ। सो आई थिंक कभी-कभी एक्चुअली रैप के बाद भी म्यूजिशियन का काम तो चलता रहता हाँ, है हाँ, इनफैक्ट। totally. But I call them, I think they're a part of the unit. तो आई थिंक वो इनफैक्ट आप in films like Half Girlfriend, I had known people जैसे श्रद्धा और, but I took all my musicians to every city when we were doing promoting the film, where they were promoting the songs, and then took them for everything. So I think the credit and the positioning is very important. वेल सेड। आखिरी सवाल, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु नो यू, जी। हु लव्स योर वर्क। जितने भी लोग चाहने वाले हैं मोहित सूरी को, उन सब के मन में आप कैसे रहना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट पीपल टू थिंक एंड फील अबाउट यू? आपने ये बोल के मुझे अच्छी क्वेश्चन सोचने के लिए मजबूर कर दिया है क्योंकि मैंने आज तक ये क्वेश्चन अपने आप को दिया नहीं है, ये ऑप्शन दिया नहीं है। ये पहले तो मैं ये कभी सोचता नहीं था कि मैंने इतना काम है। आज जो शीट देख रहा था तो मुझे पता लगा मैंने क्या काम किया है। मैं एक्चुअली वो बॉल लेके कौन सी गोल पोस्ट की तरफ भाग रहा हूँ मुझे पता नहीं, वो अभी तक पहुंचा नहीं, दिख नहीं रहा है। बट as I said, if I feel like somewhere I've touched somebody in some contribution के, I mean 2-3 दिन पहले मुझे एक ओल्ड कॉलेज फ्रेंड ने मैसेज किया था कि हाउ इज इट गोइंग, वो अभी लंदन में है। And उसकी जब बेटी पैदा, हम लोग कॉलेज में साथ में थे, देन पहले पिक्चर का गाना आया था तो देन जब उसकी बेटी पैदा हुई थी तो तुम ही हो वाज वेरी पॉपुलर, नो डॉटर यूज्ड टू स्लीप ऑन दैट सॉन्ग। तो I was telling her no, I'm going and pitching a song for in YRF, and I was telling her and she was like go get it, go and, but I want to be remembered in people's hearts, not people to think about or be scared of, okay, he was such a great man, I don't want to be a great man, I want to be a loved person. कि लोग को लगे कि अरे इसके गाने helped us in our life somehow, helped us in even falling in love, मुझे लगता है I think that would make me a lot more happier. फैंटास्टिक। मोहित, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Tasin. आई विश यू ऑल द बेस्ट। और इनफैक्ट आज ना पॉडकास्ट पे बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। आई एम रियली वेरी हैप्पी बिकॉज बहुत सारे लोगों को लोग आप तक रीच आउट कर सकते जी। हैं जिनसे उनको चांस मिल सकता है। आपको एक वॉइस चाहिए, उसका भी जी, काम and I'm going to give my email on the bio, you should please contact me. एंड आपने बहुत सारे गानों के पीछे के एक्सपीरियंसेस शेयर किए जिससे लोगों को बहुत कुछ समझ में भी आएगा, पता भी चलेगा। थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट एंड cheerful and simple. Thank you so much. Thank you so much. Really appreciate it. लवली, अपने खुद के बारे में इतना पता नहीं था जितना तारसिम को पता है। मिथुन, डेफिनेटली रहमान साहब, बिकॉज आई एम अ बिग फैन।